बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। बिल्कुल, इस्लामाबाद से अपनी निजी 2 रोजा दौरे के बाद वापस आने वाली अर्मिला हसन और नहीं आए भाई। मैं हूँ इमरान हसन, यहीं पे रहकर आपके साथ वक्त बिताने वाला। उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और थके नहीं हो गया। मुझे 2 दिन देख एक चेहरा देख के इंसान थक जाता है ना। मोनोटोनस जो है ना वो इंसान को किल करती है। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं है कोई चेंज आया, कोई मौसम वगैरह महसूस किया आपने इस्लामाबाद का? नहीं, वैसे आपके शहर का मौसम बहुत अच्छा है। मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको मैं एक बात बताऊं, इस शहर का खाना भी बहुत अच्छा है। मैंने बहुत खाना खाया, एक्सप्लोर कर लिया आपने फाइनली। तो ये और रिकॉर्ड रहना चाहिए कि अर्मिला हसन को इस्लामाबाद के अंदर अच्छा खाना मिल गया, क्योंकि लाहौरिये और कराची के लोग हमेशा ये क्लेम करते हैं कि इस्लामाबाद में अच्छा खाना नहीं होता। और लेट नाइट, खैर अब तो लेट नाइट लाहौर में भी नहीं होता, खैर जब से ये 10 बजे वाली शर्त लगी है। लेकिन ये कि कम से कम इस्लामाबाद में अब अच्छा खाना मिला, तो हम बहुत खुश हैं इस बात पे कि आपको अच्छा खाना मिला। चलें जी, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन भी अच्छे से शुरू हुआ है। ये क्या कहना चाहिए, हफ्ते का दरमियानी दिन है आज, और इस वक्त जो है ना, इस दिन के बाद फिर थोड़ी सी उतराई शुरू हो जाती है टू गो टू द वीकेंड। सो उम्मीद करते हैं कि आपका हफ्ता अच्छा गुजर रहा है। बिल्कुल अच्छा गुजर रहा है और आगे भी अच्छा गुजरे। ये वो जो उतराई होती है ना, जो वेडनेसडे के बाद शुरू होती है, उसमें थोड़ी हौसला भी होता है। लाई के अंदर लाई, अच्छा ठीक है। अच्छा जनाब, बहुत कुछ है एज यूजुअल शो में, लेकिन सबसे पहले हम जरा थोड़ी सी लाइटर साइड पे बात करते हैं, क्योंकि आगे आपको पता है हम पॉलिटिक्स और दीगर चीजों को डिस्कस करते रहते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से बताएं तो शाहनवाज दानी, आपको पता है किसी ना किसी तरह खबरों में इन रहते हैं, किसी ना किसी स्टंट की वजह से। अच्छी स्टंट है, मैं कोई बुरी सेंस में नहीं कह रही। और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने वो लाड़काना में अपने स्कूल पहुंच गए और अपने आबाई इलाके में लाड़काना में उन्होंने स्कूल का दौरा किया। और इस स्कूल के दौरे में उन्होंने बहुत सारी अपनी जो प्राइमरी की तालीम है वहाँ पे उन्होंने मुकम्मल की थी। और सोशल मीडिया पर जो वायरल तस्वीर हुई, इसमें शाहनवाज धानी बच्चों के हमरा क्लास बेंचेस पर भी बैठे और अपने दरमियान देखकर बच्चे तो उन्हें बड़े खुश हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए बड़े हीरो हैं। और ये उस स्कूल के पढ़े हुए आप विजुअल्स देख सकते हैं, अच्छा था। जितने अच्छे और शरीफाना तरीके से धानी आप बैठे हुए, मुझे नहीं लगता आप क्लास में इतने शरीफ बच्चे होंगे। जिस तरह अब आप एक विकेट लेते हैं पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, मुझे लगता है क्लास में स्कूल में घूमते फिरते रहते होंगे। बट बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा, मुझे 1-2 दफा इत्तेफाक अपने पुराने स्कूल जाने का हुआ, तो नॉस्टैल्जिक तो आप फील करते हैं, थोड़ा जज्बाती भी फील करते हैं। देन यू एक्चुअली मिस दैट टाइम कि हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना अपने स्कूल, और उस वक्त सोच रहे होते हैं कि ये टाइम गुजर जाए हमारी, लेकिन अब दिल करता है वही टाइम ही रहता है दोबारा आए। और दैट्स द बेस्ट टाइम जी। और धारी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। आई थिंक जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अक्सर लोग ये करते रहते हैं वैसे, लेकिन सभी सेलिब्रिटीज को ये करना चाहिए कि एक तो वो अपने मकामी स्कूल से इन टच रहें, और जो उनका मकामी निज़ाम तालीम है, खासतौर पर जिन कस्बों, जिन देहातों, जिन इलाकों से ताल्लुक है, उसके लिए अगर वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट भी करें ना, किसी एक स्कूल को अपना लें, और लोग करते हैं ये, तो इससे भी बड़ा बहुत फर्क पड़ता है। इससे भी ना बहुत एक अच्छा ये कल्चर है जो कि प्रिवेल कर सकता है। उसके बाद जनाब, मुल्क के अंदर बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आई है सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर। महंगाई अपनी जगह पे है और सियासी ढिटाई अपनी जगह पे है, चूँकि आवाम की फिक्र कम है, सियासत की फिक्र ज़्यादा। ये सब कुछ चल रहा है। डिस्कस करते हैं ज़रा बड़ी खबर। की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन जो मुल्की मसाइल है उसके अंदर जो दहशत गर्दी है वो भी अब एक बार फिर से हम कहें कि सर उठाना शुरू कर दिया है। सानिया पेशावर को आज तीसरा दिन है। खैबर से कराची तक अगर बात करें, फिजा सोगवार है, हर तरफ उदासी है और शोहदा की तादाद बढ़कर 100 से ऊपर चली गई है। 200 से ज़ायद जख्मी है, जिनमें से 27 जख्मियों की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े की जो इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। वाक़े को सिक्योरिटी लैप्स करार दिया गया है। IG KP कहते हैं कि IG के मुताबिक हमलावर मेहमान बनकर आया, बारूदी मवाद थोड़ा थोड़ा करके लाया। दहशतगर्द के सहूलतकार कौन थे, आला सतह की तहकीकाती कमेटी बना दी गई है और CCTV फुटेज लेकर तहकीकात भी की जा रही है। ये ऐसा एक, मैं तो उसको मनहूस दिन ही कहूँगा, परसों पाकिस्तान में जो गुजरा, जिसमें एक तरफ आपको याद है तांदा डैम के अंदर एक कश्ती डूबी, 40 लोग उसके अंदर फौत हो गए, उनका इंतकाल हो गया, बच्चे भी थे, सैर के लिए आए हुए थे। इसके साथ साथ कोयटा के अंदर बस का हादसा हुआ, जिसके अंदर एक बड़ी तादाद, तकरीबन 40, आई बिलीव, आई होप कि मैं नंबर ठीक बता रहा हूँ, वो अफराद शहीद हुए। फिर उसके बाद ये पेशावर का वाक़या, 100 अफराद की जहाँ यहाँ पे शहादत हुई। तो ये मुख्तलिफ वाक़यात हैं, लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है, वाक़या आता है
खबर बनती है, मजम्मत होती है, निकल जाता है। 200 लोग अगर या 180 लोग एक इंसान, एक मुल्क के अंदर अगर 180 इंसान एक दिन में चले जाए तो मेरे ख्याल में कौमों की ज़िंदगी बदल जाती है, उनका रुख चेंज हो जाता है, सोचने के ज़ाविये बदल जाते हैं। हमारे यहाँ एक मजम्मत, एक बयान और हम जैसे लोग भी एक खबर पढ़ के आगे निकल जाते हैं। खैर, थाना पेशावर पर सियासी और अस्करी क़यादत जी एज़ यूजुअल मुत्तहिद है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में बताया कि ज़रब अज़्ब जैसे बड़े ऑपरेशन पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है, लेकिन ऑपरेशन का फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी करेगी। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ज़रब अज़्ब जैसे ऑपरेशन की तरह कोई बड़ा इक़दाम उठाया जाएगा। कल इंदिया दिया उन्होंने। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह साहब ने पॉलिसी बयान दिया और कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पार्लियामेंट को इस मामले पर एतमाद मिलेंगे और पार्लियामेंट ही दहशत गर्दी के खिलाफ जो लाया अमल है उसको तय करेगा। गुज़िश्ता रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें आर्मी चीफ ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि दहशत गर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पेशावर धमाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत से लग रहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, बड़ा कोई स्टेप लिया जाएगा जिस पर इत्तफाक़ी राय बहुत जरूरी है। मगर जी तहरीक इंसाफ की अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है और उन्होंने इस तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में, आपको पता है कि नहीं है, कौमी सलामती कमेटी में भी तहरीक इंसाफ नहीं होगी। ऐसी सूरत हाल में जी इत्तफाक़ राय कैसे मुमकिन होगा? इसके साथ साथ आगे 2 सूबों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अमनो अमान की सूरत हाल हम सबके सामने है, कुछ अच्छे हालात नहीं है। हुकूमत सूबाई इलेक्शन में ताखीर और निगरान सेटअप में तोसी के इशारे दे रही है, मगर तहरीक इंसाफ हर सूरत में इलेक्शन चाहती है। गुज़िश्ता रात भी गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल को इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी कर दिया है, मगर अभी तक पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आ सका। बिल्कुल, मामला अदालत में पहुंच चुका है और हर मामला तो अदालत में जाता है। आप अगर अखबार उठाएं तो आपको जितनी भी सुर्खियां मिलती है किसी एक में किसी किस्म की, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो इकोनॉमी के लिहाज से हो, कोई स्टेबिलिटी की अब मस्बत खबर नहीं आती। तो हमें भी कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे गालिब ने कहा था वही सूरत हाल इस वक्त भी है। खैर जी, खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह मनाया गया। ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ और जिन लोगों को नहीं मालूम उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त भी 53 अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ेर इलाज हैं और 20 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। इस धमाके से जो पेशावर में हुआ इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि मस्जिद की का छत का जो एक हिस्सा था वो मुनहदिम हो गया और बहुत सारे लोग इसके नीचे दब भी गए। उसकी वजह से भी बहुत सारी हलाकतें हुई। लेडी रेडिंग अस्पताल जो कि ऐसे वाक़यात से बहुत अरसे से निमट रहा है, वहाँ पे बहुत सारे शौदा को भी और बहुत सारे ज़ख्मियों को भी ले जाया गया। और ये मनाजिर आप देखें, ऐसे दिल खराश मनाजिर हैं। ये किसी जंगज़दा इलाके के मनाजिर नहीं हैं, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे किसी दुश्मन की फ़ौज ने हमला किया हो। ये पाकिस्तान के एक मरकज़ी शहर पेशावर के मनाजिर है जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पे ये और उसकी भी मस्जिद के मनाजिर हैं। तो यहाँ पे एक सवाल बहरहाल हम सब के जहनों में आता है कि जो ये धमाके करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह की सदा लगाते हैं, वो नमाजियों को तकबीर की हालत में मारने के बाद, शहीद करने के बाद किस इस्लाम का दावा करते हैं? आखिर कौन है उनको जो इस्लाम पढ़ा रहा है? बाकी सबकी छोड़ दीजिए, पैगंबर इस्लाम का इस्लाम देख लीजिए, वही इस्लाम तो है। फिरकों वाला इस्लाम तो असली इस्लाम नहीं। क्या वो इस्लाम आपको किसी चींटी को भी मारने की इजाज़त देता है? किसी बेगुनाह को, किसी गैर मजहब को भी मारने की इजाज़त देता है? नहीं देता है। लेकिन ये पता नहीं किस इस्लाम की और अनफॉर्चुनेटली तरवीज कर रहे हैं और बड़ी दीदा दलेरी से कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कल इस वाक़े के हवाले से भी आपको बताएं तो आईजी जो हैं उन्होंने इस पर सिक्योरिटी लैब्स का इतराफ़ किया है और ये सवाल बहरहाल उठता है कि एक मस्जिद जहाँ पे इतने ज़्यादा नमाजी हों, वहाँ पर एक शख्स का आना, धमाका करना, उसके लिए इतना बारूदी मवाद रिक्वायर्ड होना। कल मैं सुन भी रही थी उनका एक इंटरव्यू और उन्होंने बताया कि जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इग्नोर होती रहती हैं क्योंकि अक्सर वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से कैंटीन में लोगों का सामान आता है, दीगर चीज़ें आती हैं। वो कह रहे हैं इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये किस तरह से सामान जो बारूदी मवाद है वहाँ तक पहुँचा, उसकी अप्रोच हुई है, वो किस तरह से अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी का ये एक जोन है। 4 लेयर सिक्योरिटी। हाँ जी, 4 लेयर सिक्योरिटी का जोन है और उसके अंदर इस तरह से हमलावर का दाखिल होना, खुद को धमाके से उड़ाना, उसका सर मिल गया है। इसमें मैं एक बात बड़ी ज़रूरी समझता हूँ इससे पहले कि हम तबसरे की जानिब जाएं कि जो भी मकामी हमारी मसाजिद हैं, ज़ाहिर बात है हमने नमाज तो पढ़नी है, जुम्मा के इज्तिमा पे भी हमने इकट्ठा होना है। दहशतगर्दी की वजह से तो ना हम पहले रुके ना अब रुकेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन जान की हिफाजत भी फ़र्ज़ है, एहतियात भी अल्लाह ने ज़रूर लिखी है। तो मेरी गुजारिश है सभी उन नमाजी हजरात से, या जो लोग किसी भी किस्म के इकट्ठ में जाते हैं, जैसे लोग मंडियों के अंदर जाते हैं, मार्केट्स के अंदर कारोबार करते हैं, कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें। किसी भी ऐसे शख्स के ऊपर जिसका बॉडी लैंग्वेज आपको थोड़ा सा मनफी लगे या ऐसा अमूमी तौर पे नॉर्मल ना लगे,
उसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखें और चाहे शक की बिना पर ही लेकिन सिक्योरिटी इदारों को इत्तला ज़रूर दें कि हमें ये शख्स मशकूक लग रहा है या कोई बैग मशकूक लग रहा है। और इस तरीके से मुझे लगता है कि हम एक जो कम्युनिटी एफर्ट है मिलकर हम कहीं ना कहीं इस किस्म के वाकयात को कम ज़रूर कर सकते हैं, अगर ख़त्म ना भी कर सकें। और अकेली फ़ौज या पुलिस तो कर नहीं सकती है, हम सबको मिलकर ही करना और हमारे ऊपर है जी मरना। अल्टीमेटली पाकिस्तानी कौम के लोगों नहीं है, वही बेचारे शहीद हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी के लोग, हमारे सिविलियंस। तो अल्टीमेटली वी हैव टू हैंडल दिस ऑल और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक कम्युनिटी पुलिसिंग का काम करें, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करें और इर्द गिर्द के माहौल पे नजर रखें। खुद भी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और आइंदा फ्यूचर में इस तरह के वाकयात ना हो, इस बात को भी मेक श्योर करना इदारों की, रियासत की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे वाकयात का होना पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता फ़िलहाल, क्योंकि जो इस वक्त हमारे हालात हैं, आपसे जो दहशतगर्दी के माजी के अंदर वाकयात हुए, हमने बड़ी जानें गंवाई हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने एक सुख का सांस लिया था कि दहशतगर्दी के वाकयात में काफ़ी हद तक कमी आई थी, बल्कि इनफैक्ट ख़त्म हुए। लेकिन एक बार फिर से जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से आई गेस यही एक रीज़न हो सकती है जो मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के वाकयात और इतने बड़े पैमाने पर वाकयात होना और आइंदा फ्यूचर में भी इस हवाले से कल जो बात की है वज़ीर दिफा ने, हमें अफसोस की बात यह है कि हमें जब भी कोई बड़ा एक्शन लेना है तो हमें उसके लिए एक बड़े वाक़े का इंतज़ार करना है। क्या हम पहले ये डिटर्मिन नहीं कर सकते कि कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो प्रो स्टेट नहीं है, जो कहीं पे भी हमारे साथ मुखलिस नहीं हो सकते, चाहे हम किसी भी मुल्क में हुकूमत की तब्दीली पे खुशी की शादियाने बजाएं या फिर हम अपने ही मुल्क के अंदर इन लोगों को मुल्क में सेटल करने की या रीसेटल करने की बात करें, इनको फैमिलीज के साथ वापस बुलाने की बात करें सरबराह मुमलिकत या हुकूमत होते हुए। क्या हमें ये नहीं पता, क्या हमें जो इनका माजी है क्या वो हमें नहीं बताता कि ये इस मुल्क के साथ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सबको मारते हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो ये पहचान नहीं करते कि आप नमाजी हैं, वो ये पहचान नहीं करते कि आप तालिब इल्म हैं, आप बच्चे हैं, आप सिपाही हैं, आप सरहद पे खड़े हैं या थाने में बैठे हैं। दहशतगर्द का काम सिर्फ मारना है, टेरर फैलाना है। तो हम क्यों कर ये फैसला नहीं करते कि हम मिनहसुल कौम अपने मुश्किल फैसले लें और फिर उन पे खड़े हों। ज़रबे अज़्ब एक बेहतरीन मिसाल है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी कौम ने मिलकर इस सारी सूरत हाल का मुकाबला किया और उसके बाद न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि हम ये जंग जीते। उसके बाद अगर ये दोबारा कहीं ना कहीं से अनासिर सर उठा रहे हैं तो मैं इस बात में कहने में मुझे कोई यार नहीं है कि कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हुई है, लेकिन उसका मदावा करना होगा बजाय इसके कि हम मजीद जाने गंवाएं, हम मजीद अपने बच्चे शहीद कराएं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लाइन लाकर फिर उस पर हमेशा के लिए अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम बढ़ेंगे और आइंदा ऐसे वाकयात ना हो, अल्लाह करे। इसी दुआ के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को यही करें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। हम सानिया पेशावर के हवाले से बात कर रहे थे और सिक्योरिटी की जो नाकामी है उसका इतराफ़ किया गया है IG खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। ये वाक़यात क्यों एक बार फिर सर उठाने लगे हैं, क्या मेजर जो वजूहात हैं वो हो सकती हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, आपने ज्वाइन किया। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, ऑब्वियसली ये सानिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं और 100 से तजावुज़ कर गई है शोहदा की तादाद। और आपने, हम पिछले कुछ अरसे में बात करते आ रहे हैं, रिजीम चेंज हुआ जब अफगानिस्तान में, उसके बाद हमने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखे और दहशतगर्दी के वाकयात ने बहुत सर उठाना शुरू किया है और अब पाकिस्तान ने इस पर काबू भी बहुत मुश्किल से पाया है माजी में। अब एक बार फिर से जो वाकयात होना शुरू हुए हैं, क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? सिक्योरिटी लैप्स है या पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो भी एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है? बहुत शुक्रिया आपका और माफ कीजिएगा जरा आपके साथ राब्ता थोड़ा सा मेरी गलती थी, लेट हो गया। कोई मसला नहीं। मसला ये था 2017 और 20 के दरमियान जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी थोड़ी सी कम हो गई थी तो यहाँ पर एक सोच थी कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है और 95% ख़त्म हो गई है, हमने उनको कराकामा उनका कर दिया है, तोड़ दिया है नेटवर्क। ऐसा नहीं था। वो एक्टिव होते हैं जब उनको मालूम हो जाए कि अभी ज़रा सुकून का दिन है, खामोश रहना है। तो लेकिन हमारी फोकस ख़त्म हो गई थी, पुलिस पे ट्रेनिंग नहीं, पुलिस की ट्रेनिंग नहीं हुई, इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं रही और वो अपना काम करते रहे। फिर मुज़ाकरात भी उनका भी नतीजा नहीं निकला जब दो शुरू हो गए गुज़िश्ता हुकूमत में। फिर सबसे बड़ी तब्दीली जो आ गई अफगानिस्तान में, तालिबान की हुकूमत 15 अगस्त 2021 को, तो यहाँ पे TTP में कलदम उनमें कुछ लोगों में सोच पैदा हो गई कि अगर वहां पर वो हुकूमत कर सकते हैं तो यहाँ हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये भी एक उनको इंस्पिरेशन मिली। वैसे भी TTP 2007 में जब बनी थी तो अफगानिस्तान तालिबान वहां पे, चूंकि वो 1994 में बने थे,
तो फिर उनकी हुकूमत बन गई थी 96 में, 2001 तक हुकूमत रही। वो भी एक इंस्पिरेशन थी, क्योंकि टीटीपी ने बैत की है अफगान तालिबान से, अफगान तालिबान के अमीर से, उनको अपना अमीर समझते हैं। उन पे प्रेशर भी खत्म हो गया। गुज़िश्ता हुकूमतों में अमरीकी ड्रोन के हमले थे अफगानिस्तान में, वो नहीं रहे। फिर उनके खिलाफ कभी कभी एक्शन होता था, वो नहीं रहे। और फिर आपने सही कहा कि जो हमारी पॉलिटिकल तनाव जो रहा है, और फिर एक और चीज़ है जिसको शायद कुछ लोग बात नहीं करते, लेकिन जो साल 1.5 साल में फौज के हवाले से जो बयानात और तनकीद और इल्ज़ामात, आपका फिर ये आपके उस पे साइकोलॉजिकली आप पे तासुर करता है मनफी, फिर आपका फोकस वहां से हट जाता है थोड़ा सा। ये सारे चीजें मिला करके और फिर ब्लेम गेम। इस नुक्ते को क्लियर करें। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी सियासी जमातों की तरफ से या किसी जमात की तरफ से फौज के ऊपर तनकीद हुई है या उसे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के लिए जो बीच में लाया गया है, इसने समहाउ फोकस को डिस्टर्ब किया, आप ये कह रहे हैं? एक फैक्टर है, एक पहलू है ये, क्योंकि जब मुझे अब अपने एतमाद बहाल करना है, अपनी साख, अपना नाम वो बहाल करना है, तो मेरी फोकस फिर उस तरफ नहीं रहेगी। दूसरी बात, एक और गलती जो होती है, फौज का काम है किसी को पुश करना, उनको वहां से निकालना, इलाका क्लियर करना, फिर बाद में जिम्मेदारी आती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की। वो भी नहीं हुआ। गिलानी साहब का बयान मुझे याद है अभी तक, जब वो वजीर आजम थे, कि जब शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जाने, आप जब भी चाहें शुरू करें। ये नहीं होता। पॉलिटिकल ओनरशिप जब तक नहीं होगी मामलात पे, तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारे मिलाकर के, और अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत है। चैलेंज का मतलब ये कि उनके साथ उनको आपने कन्विंस करना है। अगर वो मतलब है कि आपसे नाराज है या बात नहीं सुनते, क्योंकि उनका मौकफ है कि पाकिस्तानी तालिबान तो वहां है नहीं, हम कहते हैं वहां पे है। अब कल भी जो असेंबली में बहस होती रही, सब वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सबका ये भी एक बड़ा चैलेंज है, हम किस तरीके से उनको करेंगे। तो बहरहाल अब देखना है। ये जो ताहिर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, पॉलिटिकल ऑनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इदारों ने तो काम करना है, वो उनकी डोमेन है। हाँ। लेकिन उसकी ऑनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साने APS के बाद हमने ये देखा था, नवाज शरीफ और इमरान खान इकट्ठे बैठे थे। इमरान खान ने धरना खत्म किया था, और उसके बाद हमने ये बहुत अहम फैसला लिया था इस ऑपरेशन में जाने का। इस वक्त जिस तरह की वल्नरेबल हमारी हुकूमत है, 13-14 जमातों का मजबूआ है, इतना उस तरह का अवामी मैंडेट नहीं है, अवाम में अपनी महंगाई वगैरह की सूरत हाल की वजह से इतनी मकबूल भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई बड़ा फैसला करने में डिले हो सकता है, और उसकी वजह यही पॉलिटिकल ऑनरशिप होगी जो शायद ये हुकूमत ना लेना चाहे या ना ले पाए मौजूदा सूरत हाल के अंदर? बिल्कुल, आपका सवाल जबरदस्त है, और आपके सवाल में किसी हद तक जवाब भी इसलिए है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ गुज़िश्ता माह के पहले हफ्ते में। 2 इजलास हुए ना, आपको याद होगा। जुमे का वक्फा हुआ तो फिर मंडे को हुआ, फैसला हुआ। अभी तक जब 1 फरवरी को एक फैसला, उस पर अमल नहीं हुआ। कल खबरें आई कि अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का दूसरा इजलास होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है, मिलिट्री की भी, सिविलियन की भी, और जो हुकूमत के बाहर भी है। इमरान खान से आप इख्तिलाफ करें, मुकदमात करें, तनकीद करें, उसको आप अलग नहीं कर सकते सिस्टम से। मेरा तो ये ख्याल है कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आइंदा इजलास हो, उसमें इमरान खान साहब को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो एक, आप उसको कह सकते मनफी स्टेक होल्डर, वो हर चीज की मुखालिफत करते हैं। तो मुखालिफत अगर मुल्क के अंदर हो तो आपका फोकस पे डिवाइडेड होगा। तो लिहाजा अब ये, क्योंकि यहाँ पर दिल बढ़ने वाला सियासत तो वो खत्म हो गई। अब माजी की तरह लीडर तो अब नहीं रहे कि वो लीडर होते थे तो वो बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ के साथ भी बैठ गई थी, और फिर नसरुल्लाह खान तो मैं नहीं ला सकता कि वो लोगों को इकट्ठा करे, ना हम शाह नूरानी ला सकते हैं, ना मुफ्ती महमूद ला सकते। अब तो इन लोगों से करना है ना। तो जब तक इनका हर चीज को सियासत, अब सिक्योरिटी मामलात भी सियासत है। अंदर की बातें 2 मिनट बाद वो बाहर बोल लेते हैं, सेंसिटिविटी, हसासियत को सामने नहीं रखते। तो लिहाजा जब तक तमाम स्टेक होल्डर, मिलिट्री, सिविलियन, इंटेलिजेंस, अपोजिशन, वो एक नहीं होती पेज पर, सिक्योरिटी मामले की बात कर रहा हूं, तो फिर आप, मेरे ख्याल में जो मतलूबा नताइज है
वो आप हासिल नहीं कर सकते। तारिक खान साहब, जिस तरह से कल हमने ख्वाजा आसिफ की भी स्टेटमेंट की सुनी, उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसका फैसला कौमी सलामती कमेटी करेगी। कल हमने अस्करी क़यादत के हवाले से भी देखा, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर भी ये जो एक सियासी और अस्करी क़यादत का आपस में इस हवाले से इजहार है कि जी एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है आइंदा फ्यूचर में, आपको लगता है कि ज़रबे अज़्ब जैसा कोई ऑपरेशन एक्सपेक्टेड है? क्योंकि जिस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात सर उठा रहे हैं, और दूसरी जानिब आपने खान साहब की बात की, ना उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है, ना वो किसी सियासी जमात के साथ कोई बातचीत करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं वो उनके मुताबिक। तो इस सिक्योरिटी के मामले पे आपको लगता है कि खान साहब ये पुरानी बातें भूल कर एक टेबल पे आएंगे, क्योंकि अब तो ये मुल्की सलामती का मामला है? 2014 में जब अगर उन्होंने धरना खत्म करके, आपने खुद इसका जिक्र भी किया, तो अभी वो कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर आपका इलेक्शन कैंपेन कैसे होगा खैबर पख्तूनख्वा में? और अभी आपने कल देखा ना, रात को 2 हमले हुए, एक मुल्तान में और एक मियावाली से भी आ रही थी, और जो आप फायरिंग देखे ना किस तरह फायरिंग हो रही है। तो मसला यह है कि मसला मौजूद है, और अगर सियासत को हमने कुछ अरसे के लिए एक तरफ नहीं रखा तो फिर मसले होंगे। आपने ऑपरेशन का पूछा, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता ज़रबे अज़ब की तरह ऑपरेशन। क्यों? आपको मालूम ही नहीं है कि कौन कहां पे है। उस वक्त तो आपके लिए आसान था कि बाजवड़ 2008 और 9 से आपने शुरू किया तो वहां सारा बाजवड़ उन कंट्रोल में था। 2009 में जनूबी वजीरिस्तान में आपने शुरू किया, सारा वजीरिस्तान उन कंट्रोल में था। 2014 जून में जब आपने आखिरी ऑपरेशन किया तो तमाम जो सवात वजीरिस्तानों से, खैबर से वहां आकर के जमा हो गए थे, वो आपने ऑपरेशन किया। आप किसके खिलाफ करोगे? अब आपका मेन फोकस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे होगा, और वो आसान नहीं है, क्योंकि जब आप जाएंगे, जितनी मूवमेंट होती है ना फोर्सेस की, उतनी फिर इम्कान होता है कि कैजुअलिटीज की। तो लिहाजा एक मुश्किल मरहला है, उसकी तरफ बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी कभी अफगानिस्तान की बात होती है कि हम वहां पर भी ऑपरेशन करेंगे, वो मेरी नजर में उनके कोई नताइज नहीं होंगे, वो खतरनाक होगा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं खतरनाक होगा। हम तो क्लेम करते रहे हैं ना तालिबान के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात को, और हमने उनको काफ़ी हद तक, हमारी इखलाकी मदद भी उनके साथ रही है, शायद और भी किसी तरह की मदद रही हो। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर डोंट यू थिंक बीइंग अ स्टेक होल्डर दे शुड कम फॉरवर्ड? और इस सूरत हाल को जब पाकिस्तान, ये तो ऐसा है कि जैसे आपका एक साथी हो, वो एक आपका साथ देता रहे, और फिर किसी मौके पे वो जख्मी हो जाए और उसको पानी की जरूरत हो तो उसके हिस्से का पानी आप खुद पी लें, ये कहकर के नहीं मुझे भी तो प्यास लगी है। तो ऐसा नहीं आपको लग रहा कैसा हो रहा है अफगान तालिबान की तरफ से? मैं एक बात बताता हूँ, ये तो खैर थोड़ा सा मेरा जाती है कि मैं 6 मरतबा अफगानिस्तान गया हूँ तालिबान आने के बाद, ठीक है, और वहाँ बड़ी मुलाकातें होती है और तालिबान के ऑफिशियल से। वहाँ पर एक सोच थी कि जो टीटीपी का मसला है, चीनी ETAM का मसला है, या उज़्बेकिस्तान वालों का मसला है, तो ये अपना मुल्क वो सियासी तौर पे हल करे, ये उनका मौक़िफ़ था पाकिस्तानियों को और दीगर जहाँ के उनके शिदत पसंद मौजूद है। पाकिस्तान ने तो बात मान ली, फिर सहूलतकारी उन्होंने कर दी। सिराजुद्दीन हक कानी साहब जो कि मेज़बान थे वजीर दाखिला तालिबान हुकूमत में, तो मैं उनके साथ मिला जुलाई में। उसने कहा कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो, जंग खत्म हो, लेकिन वो सहूलतकारी उसने की। हालांकि उस मसले पे अब तालिबान के अंदर एक बड़ा एक डिफरेंस था, इख्तिलाफ था कि वो हम क्यों उसका टेका ले ले। लेकिन फिर भी एंगेज करने के अलावा, सफारती चैनल्स के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि तालिबान भी अगर आपसे नाराज होते हैं, अफगान तालिबान, और फिर वो आप उसको एक फरीक बनाते हैं लड़ाई में, तो मेरे ख्याल में मुश्किलात ज्यादा होंगे। अब इम्तिहान तो हमारा है ना पाकिस्तान का, कि हम किस तरीके से मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर अफगानिस्तान में अगर वो मौजूद है, किस तरीके से उनका हल करें। ऐसा ना हो कि जी बिल्कुल ठीक है। ताहिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने अपना तज्जिया और मालूमात भी कुछ हद तक हमारे सामने रखी। ताहिर खान साहब बात कर रहे थे, इस वक्त पाकिस्तान को एक बार फिर खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात का सामना है। हुकूमती पॉलिसी के हवाले से इस वक्त क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, इस पर मुशावरत हो रही है। कल भी आम स्टेटमेंट सामने आई हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ पिंक बस सर्विस के हवाले से। तो हुकूमत सिंध ने कराची में ट्रांसपोर्ट सहूलियात के पेश नज़र खवातीन के लिए खुसूसी पिंक बस सर्विस आज से सड़कों पर चलेगी। और W11 और कहाँ पिंक बस सर्विस, क्या बात है। पीपल्स बस सर्विस का जी खुसूसन जो मुलाजमत पेशा खवातीन है, उनकी सफरी सहूलियात और उनके लिए बनाया गया जो उनको मसाइल होते हैं, और खसूसी तौर पर सिर्फ खवातीन और लड़कियों के लिए शुरू की गई ये बस सर्विस 10 बसेस पर मुश्तमिल होगी। और
और इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं और किस तरह से ये इसका रूट क्या होगा। पहला रूट जो है इसका मॉडल कॉलोनी था टावर रूट तक है, इसका इंतखाब किया गया इस रूट का। 20 मिनट के बाद ये चलेगी। चलें जी, मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। KM अब्बासी हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात कर लेते हैं। KM अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, अच्छी एक इनिशिएटिव है सिंध हुकूमत का पिंक बस सर्विस के हवाले से। खासतौर पर खवातीन के लिए बड़े चैलेंजेस होते हैं जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए ये सफरी मसाइल को लेके, जरा क्या डिटेल्स है ये बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि पिंक बस सर्विस जो है वो शुरू की जाएगी और आज 6 बसें जो है बाज़ाब्ता तौर पर सड़कों पर उतारी जा रही है। कराची बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद है खवातीन की जो यहाँ पर काम करती है। तो सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक हर 20 मिनट के बाद जो है ये बस सर्विस शुरू होगी ऑफिस के टाइम तक, और इसके बाद जो है शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक ये सर्विस जारी रहेगी। इसमें जो है 24 सीटें लगाई गई हैं, इसमें 50 के करीब लोग सफ़र भी कर सकते हैं और खवातीन जो है सफ़र कर सकती हैं। इसमें चार्जिंग दी गई है, CCTV कैमरा है, जबकि कंडक्टर जो होगी वो भी खवातीन का इंतखाब किया गया है, जबकि ड्राइवर जो है वहाँ पर सिर्फ मर्द को ये इख्तियार दिए गए हैं कि वो गाड़ी को चला सके। अच्छा। वरना तकरीबन गाड़ी जो है उसमें खवातीन के लिए तो खवातीन ड्राइवर क्यों नहीं रखी सिंध वालों ने? ये तो अच्छी रिवायत होती, क्योंकि हमने देखा ये थरकोल वगैरह के जो मंसूबे थे वहाँ पे तो खवातीन सिंध में ट्रक भी चला रही थी, तो क्यों ड्राइवर नहीं रखा गया किसी खातून को इस बस का? इस वक्त क्योंकि जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये अचानक फैसला किया गया था और उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई जो है एप्लीकेशन सामने नहीं आई सिंध हुकूमत के जिसमें किसी खातून ड्राइवर ने अप्लाई किया हो कि वो जो है इसमें बस सर्विस चला सके। वहाँ पर भी अगर सर की बात करें हमें एक दफा हमें रूट्स का एक दफा फिर हमें बताइए कौन कौन से रूट से ये बस जाएगी और किराया सिर्फ 20 रुपए है, कब से कब तक चलेगी, जरा डिटेल बता दें। कराची वालों के लिए अच्छी खबरें कम आती हैं तो इसलिए हम चाहते हैं आप जरा दोबारा बताएं हमें डिटेल। जी बिल्कुल, कराची के लिए इस वक्त तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से खबरें ही खबरें और खुशखबरियां भी हैं, क्योंकि BRT ऑरेंज लाइन जो है वो शुरू हो चुका है। इसके बाद जो है पीपल्स बस सर्विस शुरू हुई, उसके बाद इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू हुई। ये चौथा मनसूबा है जिसको पिंक सर्विस जो है बस सर्विस कहा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए है और ये सर्विस सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जारी रहेगी। हर 20 मिनट के बाद इसको जो है बस जो है रवाना होगी और इसी तरह से चलिए अच्छी खबर आपने हमें बताई है KM अब्बासी साहब, अल्लाह करे कि ये जिस तरह से कराची वालों के लिए सहूलत है खासतौर पर खवातीन के लिए इसी तरह से चलती भी रहे और बेहतर अंदाज में चलती रहे। यही KM अब्बासी असल में तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमें एटमॉस्फेयर बेहतर बनाना चाहिए, हमें ये डिस्टिंक्शन नहीं करनी चाहिए, ये खवातीन की चीज है, ये हजरात की चीज है। लेकिन मीना मैं आपको बताऊं यहाँ नहीं पॉसिबल, मतलब एटमॉस्फेयर इतना अच्छा हो बैनुल अक़वामी ममालिक की तरह कि खवातीन मर्दों के साथ भी अगर ट्रैवल करें तो एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर वो लोग जाएं। लेकिन चलें जी, हम इक़दाम को सराहते हैं सिंध हुकूमत, लेकिन 6 बसें, करोड़ों आबादी है, 6 बसें क्या करेंगी? 24 एक बस में लोग आते हैं, तो ज़रा बढ़ा दें और रूट्स भी बढ़ाएं वक्त के साथ तो ज़्यादा अच्छा है। तो खैर जनाब, ये एक अच्छी खबर थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो हमने ज़रूरी समझा आपको अलग सुबह दें। व्हाट नेक्स्ट वी हैव? मेरा पाकिस्तान जनाब फैरा फैज देखते हैं आज हमें मेरा पाकिस्तान में क्या बता रही हैं, आपको सेगमेंट दिखाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कौमी तरक्की में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के दरपेश मसाइल के हवाले से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी क्या क्या इकदाम कर रहा है, ये चल के जानते हैं। सर मुझे ये बताएं कि एटॉमिक एनर्जी का वैसे तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में क्या रोल है? देखिए, एटमी तवानाई का जो तारुफ हुआ था वो तबाही के साथ हुआ था, आप सबको पता है, लेकिन 50 की दिहाई में इसका पुरअमन इस्तेमाल वो बढ़ा दिया गया, पूरी दुनिया में इसके हवाले से काम हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जो इस सारी प्रमोशन को देखता है कि किस तरह से हम इंसानी ज़िंदगी में एटम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये काम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़िम्मे लगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर शोबे में, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, इसमें सेहत का शोबा भी है, तवानाई पैदा करने का शोबा भी है, इन तमाम शोबों में हमने एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल किया है। सर इस वक्त हम मिनरल्स के सेक्शन में मौजूद हैं, तो मुझे बताएं कि कौन कौन से मिनरल्स एटॉमिक एनर्जी निकाल रही है? यूरेनियम है या मैग्नीशियम है या और दीगर मटेरियल्स हैं, ये भी हैं, और दीगर मादियात भी हम करते हैं। हम उसकी एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, और की शक्ल में लेकर उसको फिर साफ़ करते हैं,
और मुख्तलिफ शक्लों में आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से हम उसकी माइनिंग करते हैं, उसकी लीचिंग करते हैं, उसके बाद किस तरह से हम उससे फ्यूल बनाते हैं जिससे कि बिजली पैदा होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इस जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद हो। हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी जो दुनिया में इस्तेमाल हो रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मौजूद है। सर मुझे ये बताएं, ये मॉडल जो है वो किस चीज़ का है और ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? लीचिंग मॉडल प्लांट का मॉडल है हमारा। जब हम यूरेनियम को और उसका निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसकी मिलिंग करते हैं, उसके रिफाइनमेंट होती है उसकी, और मुख्तलिफ तरह से हम उस ग्रेड में लेके जाते हैं जो यूजेबल होता है। एटॉमिक एनर्जी का एग्रीकल्चर में क्या रोल है और कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो एटॉमिक एनर्जी ने इंट्रोड्यूस कराए? 4 ज़राई तहकीकी मरकज़ हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, जिसमें नायाब है, निबजी है, ये दोनों फैसलाबाद में, नीफा पेशावर में। तो इन तमाम सेंटर्स में हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर टेक्निक्स को कैसे क्रॉप की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर हम देखें तो 132 से ज़ायद वैरायटीज़ हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं जो कि किसान इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, इन वैरायटीज़ की ख़ास बात ये है कि ये ज़रूरी शोबे की जो बीमारियाँ होती हैं उससे भी मुदाफ़ियत रखती हैं, और इसकी यील्ड पैदावारी यानी वो जो सलाहियत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज के आजकल इशूज़ हैं, आपको पता है, उसके हवाले से भी इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। ये मुझे एक जार नजर आ रहा है और इसमें कुछ पेस्ट भी हैं। ज़रूरी तहकीकी मराकज़ में जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कायम किए हैं, ऐसे कीड़े पैदा किए जाते हैं जो कि फ्रेंडली होते हैं, जो कि उन पेस्ट को खा जाते हैं। इस तरह से हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर हम केमिकल डाल के करें तो वो हमारे लिए फूड की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। जबरदस्त जी, यानी ये कीड़े जो हैं ये बड़े फायदेमंद हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी जो है वो गंदा है, पीने के लिए भी और फसलों के लिए भी। तो इस पर्सपेक्टिव में एटॉमिक एनर्जी उन लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करिए एग्रीकल्चर के एरिया में? आलूदा पानी को कैसे साफ किया जाए, उसके लिए हमने ये डेवलप किए हैं कुछ पौधे, जो जब हम जहाँ पानी होता है वहाँ पे, ये फ्लोटिंग लैंड कहलाता है, ये फ्लोटिंग हम पौधे लगा देते हैं, इनकी जड़ें जो है नीचे जाती हैं और इससे ये पानी जो अंदर गंदा पानी होता है वो साफ हो जाता है। ये जो प्लांट आप लोगों ने इस्तेमाल किया, ये प्लांट कौन सा है? कलर ग्रास नाम का पौधा है जो हमने 1980s की दिहाई में बल्कि इंट्रोड्यूस किया था। सर, एटॉमिक एनर्जी जो है वो हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या काम कर रहा है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन का क़याम 1956 में हुआ था। 1960 में हमने पहला रेडिएशन सेंटर कराची में बनाया था, जो आज एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल कराची के नाम से मशहूर है। अब कराची में दूसरा किरण हॉस्पिटल के नाम से भी हमारा ही हॉस्पिटल है वो। इस तरह से पूरे मुल्क में हमने 19 कैंसर हॉस्पिटल अभी तक बनाए हैं। इन तमाम हॉस्पिटल्स में हम कैंसर की डायग्नोसिस और कैंसर की क्योर के लिए काम कर रहे हैं। ये रेडियो फार्मास्यूटिकल आपको किट्स नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान में सिर्फ हमारे यहाँ बनता है, और ये तमाम हॉस्पिटल को, हमारे 19 हॉस्पिटल और उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के तमाम हॉस्पिटल जो कि 80 से ज़्यादा बनते हैं, यही किट्स हमारी इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि बिजली जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमारे 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी इस वक्त चल रहे हैं, जो बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। अच्छा। इस 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम 3500 से ज़्यादा मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान में बिजली की किल्लत जो है वो पूरी हो जाएगी? आप ये कहें कि सस्ती और माहौल दोस्त बिजली जो कि न्यूक्लियर है, उसको किस तरह से हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसकी यानी जो ये बिजली ये सस्ती भी है, माहौल दोस्त भी है और रिलायबल भी है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बिजली इस वक्त 13% के अराउंड है। अच्छा। ठीक है, और इसमें हमारी पूरी कोशिश ये है कि इसको हम 2030 का, पहले हमारा टारगेट यही था जो 2005 की एनर्जी सिक्योरिटी प्लान में है कि हमने 8,800 मेगावाट बिजली पैदा करना था। अभी हम 3500 मेगावाट पैदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको बताया कि एटॉमिक एनर्जी किस तरह से मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो।
पाकिस्तान में ऐसे लोग तो बहुत हैं जो कि आपको, हमारे जैसे लोग इनफैक्ट बहुत हैं जो कि आपको कभी ऐसी खबरें देते हैं जो आपका दिन अच्छा नहीं होने देती, आपको टेंस कर देती हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो कि सीरियस बातें बहुत करते हैं, हर वक्त आपको उलझाए रखते हैं, ख़ासतौर पे यूट्यूब पे, मीडिया चैनल्स पे। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कि अपने किसी भी एक्ट के ज़रिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, और मैं इन लोगों को पाकिस्तान का, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए इस डिप्रेशन पीरियड के अंदर हकीकी असासा समझता हूँ। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसा ही टैलेंट मौजूद है, आप इनको जानते हैं डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू। शेरोज़ ताहिर इनका नाम है, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। ये टर्म शायद बहुत से लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन इनका काम जो है बड़ा ज़बरदस्त है। हमने कहा ज़रा आपकी सुबह लाइट करते हैं और इनको आज शो में बुलाते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ शेरोज़ हमारे शो में शेख रशीद साहब से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, जरदारी साहब से लेकर, इमरान खान से लेकर, सब कुछ हमारे पास शेरोज़ की सूरत। और इमरान इनसे ऑफर बहुत देर तक बातें करते रहे और अपना टाइम पास करते रहे। शेरोज़ वेलकम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो? आप ठीक हैं दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। शेरोज़ वैसे तो मिमिक्री आर्टिस्ट जैसे इमरान ने कहा कि बड़ी नई टर्म है पाकिस्तानियों के लिए, हम देखते हैं लेकिन हमें इसका जो पोटेंशियल है उसका आइडिया उस तरह से नहीं है। हाँ, चंद लोगों की बात करें। सो आपका ये जो मिमिक्री आर्टिस्ट वाला सफर है, ये शौकिया शुरू हुआ या इत्तफाकन शुरू हुआ? ये इत्तफाकन शुरू हुआ। अच्छा। पहले शौक मीडिया से था, बचपन में आने का, खबरें पढ़ने का बहुत शौक था। बाइक चलाते हुए खबरें पढ़ रहे हैं, ड्राइव करते हुए खबरें पढ़ रहे हैं, और ट्रेनिंग भी बाकायदा ली। और ट्रेनिंग जब ली तो उसके बाद जिनसे ट्रेनिंग ली उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। कि इसके लिए उनकी अपनी ट्रेनिंग नहीं थी? नहीं उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप इसके लिए बने, कुदरत ने अगर आपको एक चीज़ दी आप उसको इस्तेमाल करें। मुझे बड़ा बुरा भी लगा कि क्यों कह रहे हैं, मेरा शौक है, मुझे शौक अपना पूरा करने दें। तो कहते हैं नहीं। फिर जब साल गुजरा तो मुझे वाकई ऐसा हुआ जब मैंने सोशल मीडिया वीडियोस अपलोड करना शुरू किया। तो शहबाज शरीफ साहब से अगर मैं पूछूं कि वो जो नाकामी थी, शहबाज साहब, देखिए जी, वो उस नाकामी ने क्या असर डाला आपकी? देखिए मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं मांगने नहीं आप दोनों से, मैं आपको इंटरव्यू देने आया हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप कहते ही हैं लेकिन मांग लेते हैं। देखें इमरान बेटे, बात यह है कि वो बड़ा मुश्किल टाइम था, मुझे शौक था खबरें पढ़ने का, और मैंने फिर मिमिक्री करनी शुरू कर दी। अच्छा। और मैं इस वक्त शहबाज शरीफ की आवाज़ में बहुत कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये जो करंट सिचुएशन है जिस पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है खान साहब, इमरान खान पे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? इमरान एक मिनट ठंड लग रही है आपको? दर्द हो रही है। अच्छा, दर्द। बात यह है कि मैं आप दोनों को जो करंट चल रहा है, खासा मुंह तो सीधा करके बात करें। इमरान मेरा एक जैसा नाम है दोनों का। आप इमरान हसन है, मैं इमरान नियाजी हूं। तो बात यह इमरान कि मैं आप दोनों से बड़ा नाराज हूं। सबसे पहले तो आप दोनों ज़मान पार्क नहीं है, आपको ज़मान पार्क, हमारे YouTube पे 1 लाख नहीं है ना, नहीं, ये बात नहीं है। आप लोग आए नहीं है, आपको आना चाहिए था। आपको मैंने तो आपके लिए स्पेशल बिस्किट रखे हुए थे। अच्छा। कि इमरान और मैं पैकेट के साथ। ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि खान साहब लोगों को बिस्किट भी खिलाते हैं, मशहूर है नहीं खिलाते, अब खिलाते हैं। आपके लिए स्पेशल था। अच्छा। क्योंकि मेरा एक जैसा नाम है दोनों का। तो मैंने बिस्किट रखे, मैंने कहा फैसल जावेद, आपने बिस्किट लाने इमरान क्यों किया? फैसल, इन्होंने बिस्किट रखे थे? फैसल ने रखे थे, क्योंकि फैसल ही लाता है। फैसल बताए ना हमें। फैसल बहुत शुक्रिया इमरान और अरमला, इंतजार की घड़ियां अब खत्म। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। घर में भी फैसल भाई ऐसे ही बोलते हैं आप? बोल लेता थोड़ा बहुत। अच्छा, डर नहीं जाते घर वाले? बच्चे जब घर में आते कहते हैं डर जाते हैं कि, लेकिन खान साहब से मोहब्बत है, और खान साहब पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी कौम के लीडर हैं। अच्छा, ठीक है। ये फैसल जावेद कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं शहबाज, ऑब्वियसली ये जो आपका एक स्विच होता है, मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी एकदम से आपने उसको स्विच करना है किसी और कैरेक्टर के अंदर। कितना मुश्किल है ये? मुश्किल तो होता है, देखें कोई भी चीज, लेकिन मेहनत दरकार होती है। हाँ। ये टैलेंट अल्लाह ताला की अता करता है, गोल्ड किड होते हैं, बेशक। लेकिन ये खुद आप पे डिपेंड करता है, आप इसको टाइम पॉलिश करते हो। अब सबसे बेहतरीन टाइम पॉलिश का सुबह फजर की नमाज के बाद का टाइम है। अच्छा, उसमें प्रैक्टिस सर डेली की प्रैक्टिस चलती है। अच्छा। ये उनके घर वाले भी डर जाते हैं कि रात को 3 साढ़े 3 बजे हमारे घर में फैसल जावेद अच्छा, ये बताएं, अभी हम बिलावल भुट्टो मशहूर है, शादी का क्या ख्याल है बिलावल? चाचा इमरान, जहाँ तक मेरी शादी का ताल्लुक है, और तो मैंने शादी के लिए बाबा को कहा है, वो सारा काम देखे, और मैं अपनी वजारत खर्चा चला रहा हूँ,
और बहुत अच्छी जा रही है। आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है ऐसा? अच्छा। बहुत अच्छी जा रही अच्छा। है। चाचा शाह अहमद कुरैशी ने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मशहूर ज़माना मिमिक्री जो भी आर्टिस्ट हमारे आते हैं ना, ये हो नहीं सकता कि वो शेख रशीद की मिमिक्री ना करे। सो यू लाइक शेख रशीद साहब एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर? मेरा जो मुझे बूस्ट मिला शेख रशीद साहब किससे मिला? अच्छा। उनकी एक कॉल आती है उनको, एक हरीम शाह साहिबा की। अच्छा। उसका मेरा कमर्शियल होता है और वहाँ से मुझे बहुत बूस्ट मिला। जरा बताइए शेख साहब का, जरा कुछ बताइए शेख साहब की क्या सोच है इसमें? जनाब, मैं ब्रेक लगाए। जितनी मेरी और अमरान की सियासत है, और मुझे कॉलें बड़ी आती हैं। अपना हरीम शाह की कॉल आई, ये मेरे खिलाफ साजिश थी जब मैं वज़ीर दाखिला था। लेकिन लाल हवेली बंद कराने के लिए पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। और आप दोनों को मैं दावत देता हूँ कि पिंडी लाल हवेली में आपको पाए का नाश्ता करवाऊंगा। नहीं, वो उन्होंने दावा कर दिया ना, इसलिए मैंने पूछा। तो शेख साहब, ये लाल हवेली आप तो कह रहे थे कि आप रेजिस्ट करेंगे, तो वो तो आगे ताले लगा के चले गए। देखिए, मैंने ताला परसों खोल दिया। अच्छा। और मेरा यही मानना है कि लाल हवेली मेरी मलकियत है और ये पाकिस्तान का सियासी मरकज है। शेख साहब, आपके दिल का ताला कब खुलेगा? हाय, क्या सवाल किया, मिलियन गैर की डॉलर। बातों का एतबार आ गया, मेरी जानिब से दिल में गुब्बारा आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी जब हम ऑफ एयर शेरोज से बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा जी कि ये मुख्तलिफ कैरेक्टर से, चले हम सरप्राइज रखते हैं थोड़ा। अच्छा, ये बताइए शेरोज, ये क्वेश्चन है आपसे, शेरोज से क्वेश्चन, एज अ करियर इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब न्यूज एंकर आप बनते हैं या एंकर आप बनते हैं, तो यू सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन डिफरेंट चैनल्स। इसमें तो कोई बाकायदा नौकरी या सच कोई चैनल ऑफर नहीं करता, फ्रीलांस काम है सारा। तो आप इसको एक फ्यूचर करियर के तौर पे कैसे ले रहे हैं? जैसे सर, मैं इसमें प्रोजेक्ट्स तो कर रहा हूँ, कमर्शियल वगैरह। अच्छा। और साथ में इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस्लामाबाद से करने जा रहा हूँ प्रोग्राम। अच्छा। एक चैनल के साथ, किसी चैनल के साथ। और इस्लामाबाद में ये चीज़ है, इस्लामाबाद में लोग ना, हमारे नौजवान शिकवा करते हैं, हमें मौका नहीं मिलता। भाई, अपना मौका खुद क्रिएट करो, खुद अपनी अपॉर्चुनिटी बनाए। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहते हैं, यहीं से अपना कंटेंट जनरेट करें। और इस्लामाबाद से इंशाल्लाह करने जा रहा हूँ। अच्छा। और ये पहला शो होगा इस्लामाबाद से इंफोटेनमेंट का, वरना लोग कहते हैं लाहौर यार बुनियाद रख दो वहाँ पे भी। अच्छा, ये बताइए, ये जो कंटेंट क्रिएशन है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया की बात करें, आप खुद भी कह रहे हो कि आपको सोशल मीडिया से बड़ा बूस्ट मिला है, डेफिनेटली। इसने बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म्स ओपन भी किए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को इसने बाउंड भी कर दिया है। मतलब अब हर किसी की एक्सेस है, हर कोई आता अपना टैलेंट दिखाता है। कभी किसी में इतना पोटेंशियल शायद आपके मुताबिक ना हो, लेकिन दुनिया के मुताबिक लोग कुछ ना कुछ क्लिक कर जाते हैं। तो आप जैसे आर्टिस्ट के लिए आसानी है या मुश्किल है? मुश्किल भी होती है, देखिए, आसानी भी होती है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ये दुआ क्या करें, आप एकदम वायरल ना हो, आप एकदम ट्रेंड में ना आए। क्योंकि जब आप एकदम ट्रेंड में आते हैं, आप 2 हफ्ते की, जैसे अख्तर लावा मिसाल के तौर पे एक टाइम चला, ठीक है। आप जैसे लोग अगर हो जाए ना, देयर इज अ डिफरेंस। आप में एक टैलेंट है ना, आप उसको सस्टेन कर सकते हैं। जी, मुझे लगता है। लेकिन मुझे बताइए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब, आप अब सेनेटर बन गए, पहले आप प्राइम मिनिस्टर थे, तो कैसा आपको फील हो रहा है? और अब आपका माशाल्लाह अमेरिका में आप ऑपरेशन भी करा के, इधर आप इधर क्यों नहीं कराते? आप देखें, चाहता का भुट्टो साहब का ताल्लुक नहीं, वो तो है, आप ऑपरेशन अमेरिका में क्यों कराते हैं? अमेरिका में और ऑपरेशन दूसरा तरीके से होता है। अच्छा। और मुझे अमेरिका बहुत पसंद है। इसके अलावा क्या पसंद है आपको? उसके अलावा मुझे मुल्तान का, वैसे मुझे पता है आपको क्या क्या पसंद है, मुल्तान का सोन हलवा बहुत पसंद है मुझे, लतीफा याद है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब बड़े गुस्से में आप क्यों रहते हैं हर वक्त? खान साहब को क्यों बुरा भला कहते रहते हैं? देखिए, बात वो जो है कि इमरान ने जो किया है, और इमरान को सियासी शिकस्त होने वाली है, और लाहौर में मैं उनका मुकाबला करूंगा। मतलब ठीक है। और एक और जी, चले सुना देते हैं आपको जी, द क्रिकेटर सरफराज भाई, बड़ी अच्छी आपकी इनिंग रही, और आपने माशाल्लाह ऐसा कमबैक किया, वसीम भाई ने कहा ऐसा कमबैक, क्या कैसे किया ये? देखे इमरान भाई और अनवाला, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, जो का यार ब्रिलियंट। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, जो का बॉल के बाद विकेट लेके लेके जाना है। लेकिन जहाँ तक मेरी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, तो मैंने बाबर आजम और बॉक्स प्लेयर के साथ मिलके खेला। मैं नजम शेठी अंकल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, मैंने परफॉर्म किया। मैं पीएसएल हाल है, तो आपने कोई सपोर्ट करना है। यो ब्रिलियंट। सरफराज भाई, आपसे माजरत के साथ, सरफराज बड़े हम्बल हैं। मैं आपको तो उनकी फैमिली ने देखी वीडियोस। अच्छा, एक बड़ी अहम बात जो मैं एंड पे जाते जाते, क्योंकि वक्त कम है, खालिद साहब, आपने ये कहा कि जी अगर 9 बजे मार्केटें बंद होंगी तो बच्चे कम पैदा होंगे। हमने स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में हमें ही आज तक समझ नहीं। तो खालिद साहब, ये आपको क्यों कहने की नौबत? ऐसा क्या तजुर्बा आपका? देखिए जी, वो जो है कि बाद वो जो है कि मियां मनवाज शरीफ, वो जो है मियां वजीर शरीफ, वो जो है मियां अहमद शरीफ, वो जो है, वो सब हैं, आगे चलें। ठीक है, वो जो है, जहां तक मेरे स्टेटमेंट का जो है वो ताल्लुक है, तो ताल्लुक वो जो है उससे था, वो जो है ऐसे था। वो मेरे से वो जो है वो ताल्लुक नहीं था। अच्छा, अब आप इमरान हसन के अंदाज में एक ब्रेक ले लें।
इमरान हसन नहीं मुश्किल करने वो मैं चाय पी सकते हैं। नाज़रीन यहाँ लेते छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम एक्सप्रेसो। वाओ दैट्स ब्रिलियंट। हमने ब्रेक पे जाना है शेरोज, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी सब बहुत अच्छी की, यू आर ब्रिलियंट माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड है आप। ऐसे लोगों की पाकिस्तानी स्क्रीन्स को बहुत जरूरत है भाई, जो लोगों को हंसाएं। और जितनी शख्सियात का हमने जिक्र किया इट वाज ऑन लाइटर नोट, ठीक है, इसको आपने सीरियस नहीं लेना, मुल्की मामलात को सीरियस ले लें। ब्रेक लें। वेलकम बैक। पीसीबी को मिकी आर्थर की याद सता रही है और इतनी सता रही है कि पीसीबी की अथॉरिटी उनको वापस बुला रही है। मिकी आर्थर को हर हाल में लेने के लिए जो हेड कोच हैं उनके बजाय टीम डायरेक्टर का ओहदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतारिफ करा दिया। जरा ये कहते हैं कि हेड कोच का ओहदा खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम असिस्टेंट कोचेस के साथ काम करेगी। दूसरी जाने मिकी आर्थर के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग असिस्टेंट कोचेस रखे जाएंगे। ग्रांट ब्रेडमैन को बतौर फील्डिंग और असिस्टेंट कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी सिर्फ गैर मुल्की कोच के फैसले को समझ से बालातर करार दे रहे हैं। इस पर तनकीद भी की उन्होंने और उनका कैसी क्या उस्ताद आन पड़ी है कि हमें बैरूनी कोच लाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में अच्छे कोचेस मौजूद हैं, ये शायद आफरीदी साहब का मौक़िफ़ है। बहरहाल क्रिकेट बोर्ड वांट्स मिकी आर्थर टू बी बैक। चलें जी आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की बात हो रही है तो आज द एवर यंग शोएब मलिक की सालगिरह है और 41st सालगिरह है। आपको पता है उन्होंने 2 दिन पहले क्या कहा? उन्होंने कहा जी मेरी फिटनेस किसी 25 साल के लड़के से कंपेयर। वैसे आई सो एग्री विद दैट। शोएब मलिक इज वन ऑफ द बेस्ट और उनकी बेहतरीन जो कह लें उन्होंने अपनी करियर में क्रिकेट खेली है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के तीसरे बैट्समैन है। बहुत ही वर्सेटाइल है, अदाकारी भी करते हुए नजर आते हैं। आजकल होस्टिंग भी कर रहे हैं, एक्सप्रेस पे ही एक शो कर रहे हैं अपनी एलिया सानिया के साथ। सो शोएब मलिक दे एवर यंग, इनकी 41st बर्थडे है। हमने सोचा शोएब मलिक को आज सालगिरह विश करते हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू शोएब मलिक। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और ऐसे ही आपको फिट रखे और आप बहुत सारे नए क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन बने। वैसे अब तो थोड़ा सा इंडिया मिल गया उनको टीम में वापस आने के लिए भी, शायद चाहे मोहम्मद आमिर हैं, नजम सेठी साहब ने पिक्चर्स देखें कि इसमें वो हर साल की पिक्चर लगी है। सर्व पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उनको जरूर एक मौका अगर वो चाहते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है तो जरूर मौका मिलना चाहिए उनमें। लेकिन मसला है कि 11 खिलाड़ी हैं, मौका किस किस को मिले यहाँ पे, ये भी कोई प्रॉब्लम है ना। बहरहाल शोएब साहब आपको हमारी तरफ से बहुत ज्यादा की नेक हमारी तमन्नाएं हैं और बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह करे ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है एंड हम आपको खेलता देखें और बहुत अच्छा खेलता देखें। तो खैर जनाब ये तो हो गया, अब सेगमेंट्स की जाने बढ़ते हैं। फिल वक्त भी है सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, किताब है ग़िज़ाल शब। क्या बात हो रही है द लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ और वकार मलिक के दरमियान, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में हमारा मौजूद गुफ्तगू जो है वो है ए ग़ज़ाल शब, जो कि लिखा मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने, और जो गुफ्तगू हो रही है वो भी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से हो रही है। ग़ज़ाल शब जो है वो बहुत ही खूबसूरत नावल है, ये ज़रूर पढ़िएगा। और तारड़ साहब के साथ हमारे बहुत सारे सवालात जो हैं हमने उनसे किए ग़ज़ाल शब के हवाले से, उनके किरदारों के हवाले से, सिचुएशंस के हवाले से और इस पूरा जो एक तारीख़ है उसके हवाले से, और ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि आपने इस किताब में जिक्र किया है कि कंवर आफ्ताब ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, एक दस्तावेजी फिल्म बनाई थी जो कि फुटबॉल बनाने वालों पर बनाई गई थी सियालकोट में, तो इसका क्या पस मंज़र है उस डॉक्यूमेंट्री का? नहीं, वो वर्ल्ड कप था और उस वक्त पाकिस्तान को मिला कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसका नाम था ए बॉल नेम टैंगो, उसका नाम टैंगो रखा गया था, तो उसका तज़किरा। ओके तारड़ साहब ये बताइए कि जो भाटी लोहारी कल्ली सवारी, ये इस नावल में आपने काफ़ी लिखा है, जो बाहर से किरदार आते हैं तो उनको ये जो आवाज़ है, ये जो टांगे वालों की, वो उस नॉस्टैल्जिया में ले जाती है और उनको बहुत ही अच्छी लगती है। और ये भाटी लोहारी कल्ली सवारी की जो बाज़गश्त है, ये लाहौर में कब तक सुनाई दी जाती रही? ये मेरा ख्याल है कि जब तक रिक्शे नहीं आ गए, जब तक मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट नहीं आ गए, क्योंकि हम चैमलन रोड पे रहते थे जो सर्कुलर रोड के करीब है। सर्कुलर रोड जो थी ना वो बेसिक आमाजगाह थी टांगों की, तो वो जो अपना वहाँ से चलते थे स्टेशन से वो भाटी तक आते थे आमतौर पे, वहाँ पे बहुत बड़ा अड्डा था और वहाँ से वहाँ तक चलते थे। और वो सालम टांगा उस वक्त बहुत साहिब हैसियत लोग लेते, तो वो 2 बंदे अगर बैठे जा रहे हैं पूरे टांगे पे सारे, तो वो कहते थे भाई लॉर्ड आदमी है, पूरा टांगा लिया हो। कल्ली सवारी होता था, एक सवारी के 2 आने या 1 आने वटएवर,
तो वो आवाज़ यही होती थी कि पार्टी लो आ रही भाई, कल्ली सवारी भाई एक एक करके किसी आना है तो आ जाए। तो ये बड़ा अरसा तक मेरे मतलब है कि स्कूल के ज़माने तक ये चलता आ रहा है। डॉक्टर साहब, इस नावल में किरदारों की नफ्सियात के हवाले से बहुत ही कमाल आपने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने ख्वाब देखे और फिर जब ख्वाब चिकनाचूर हुए तो जब वो वापस लौटे तो उनकी नफ्सियात क्या थी और फिर वो वापस लौट गए उन्हीं अपनी सरजमीनों की जानिब। तो डॉक्टर साहब, इसमें से एक किरदार कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारे असल मुजरिम कौन है जिन्होंने हमारे साथ फरेब किया? तरक्की पसंद शायर और दानिश्वर जिन्होंने हमें ख्वाब दिखाए। ये आपका एक किरदार कहता है। तो अब आपका शुमार भी अपने किरदार के हवाले से, जिस तरह आपका किरदार कह रहा है, तो आपका शुमार भी इन्हीं मुल्ज़िमों या मुजरमों में किया जाए जिन्होंने ये ख्वाब दिखाए और आपके किरदार के बकौल के इन्होंने फरेब दिए? हाँ, देखिए मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मैं किसी डॉगमे पे उस तरह सच यकीन नहीं रखता। चुनांचे ख्वाब हमने देखे एक बेहतर मुआशरे के, लेकिन कहीं भी तहरीरों में ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन कहीं भी तहरीरों में या शायरी जो होती है या जो भी आप लिखते हैं उसमें हमने बरगलाया नहीं लोगों को कि ये सुबह कभी तो आएगी। हमें मालूम था कि ये सुबह नहीं आएगी। आप देखें ना, सोवियत यूनियन में भी नहीं आई। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आइडियल्स जो होते हैं, मतलब मेरा जो कला जंगी है वो आइडियल्स के हवाले से कि आइडियल्स हैं क्या, तो उसमें मेरा एक फ़िक्र है कि आइडियल्स जो पूरे हो जाएं तो फिर वो आइडियल्स नहीं रहते। आइडियल्स होते ही वो हैं जिनके आप ख्वाब देखते हैं। चुनाचे मैं इस हद तक तो मुजरिम हूँ कि मैंने भी ख्वाब देखे, लेकिन ये नहीं है कि भाई क्योंकि लोग जो थे जी यकीन करते थे लिटरेचर पे, और मैं रेफरेंस नहीं देना चाहता, उसमें दो चार नाजुक मकाम आते हैं कि लोगों ने यकीन कर लिया कि ऐसा होगा जब राज करेगी खल्के खुदा। तो खल्के खुदा का तो राज नहीं आया, तख्त भी नहीं उल्टे गए, तो उससे वो जो मायूसी पैदा हुई, तो उनका भी कसूर नहीं है। उन्होंने भी ख्वाब देखा था कि भाई राज करेगी खल्के खुदा, लेकिन राज किस्मत नहीं है खल्के खुदा की किस्मत, मतलब राज करने की। डॉक्टर साहब, आपका एक किरदार जो है वो मक्का कॉलोनी लाहौर में आता है जहाँ पर उसका भाई होता है और वो उनसे मिलने आता है, और फिर मक्का कॉलोनी का आपने बड़ा नक्शा खींचा है, उसका पूरा पस मंज़र आपने बताया है। तो अगर मुख्तसरन नाजरीन के लिए यहाँ पे दोहरा दें कि ये कॉलोनी जो थी मक्का कॉलोनी, ये कैसे वजूद में आई और इसका ये जो नाम है ये कैसे पड़ा? बेसिकली ये वॉल्टन का अड्डा था। यहाँ छोटे जहाज़ उतरते थे। मैं भी एक दफ़ा एयरफोर्स ने मुझे बुलाया था कहीं मियाँ वाली वगैरह, तो वापस यहीं उतरा था। तो साथ ही जे ब्लॉक था, वहाँ पे हम रहते। तो तब हमारे घर से जब आप देखते थे तो वहाँ से जहाज़ उतरते नज़र आते थे, मतलब कोई शय नहीं थी। फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे वो झोंपड़ियाँ बननी शुरू हो गई जो बैठ जाते हैं आके। उसके बाद माफिया आ गया, जो भी है उन्होंने कब्ज़े शुरू कर दिए, और वो बड़ी सस्ती मतलब जो भी आके बैठ जाता था। और उसके बाद ज़ाहिर है कि 2-3 मस्जिदें भी बन गई। अब जब मस्जिदें बन जाएं तो आप उनका कुछ कर नहीं सकते। चुनाचे उसको इनिशियली धक्का कॉलोनी कहते थे। अच्छा, कि धक्के से बनी गई। तो फिर आप जैसे किसी पाक और नेकबाज शख्स ने कहा कि भाई ये नामुनासिब नहीं है, तो उससे उस धक्के की बजाय उन्होंने मक्का कर लिया। तो इसका नाम ओरिजिनली मक्का कॉलोनी नहीं था, इसका नाम धक्का कॉलोनी था। डॉक्टर साहब, आपने एक शम्सुद्दीन इनकलाबी का जिक्र किया है। अच्छा, उसमें आपको नावल में आप कुछ एक तो आइडिया हो रहा था कि कुछ किरदार तो यकीनन हकीकी हैं और कुछ को फिक्शनेट किया गया होगा, लेकिन ये जो शम्सुद्दीन इनकलाबी है इसके किरदार के हवाले से इवन आपने इसकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात जो है उसका वो जो कतबा है वो भी आपने उसमें लिखा है। तो इससे तो बिल्कुल ऐसे आइडिया होता है जैसे ये कोई हकीकी किरदार है। तो ये जो शम्सुद्दीन इनकलाबी है ये कोई हकीकी किरदार थे? नहीं, ये हकीकत नहीं है। ये एक एवरेज इंसान की एक सिंबल है। ठीक है। कि मुख्तलिफ जो फैक्ट्रीज थी, ख़ास तौर पे कपड़ा बनाने की या स्टील मिल्स वगैरह, वहाँ पे यूनियंस थी और वहाँ बहुत जो कमिटेड लोग थे, और उनके लिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी सख्त थी, तो कादिर व आदिल है मगर तेरे जहान में है सख्त, बहुत बंदा है मजदूर के औकात। अल्लामा इकबाल ने अगर कहा है
तो 100% सच कहा है। हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि उनके हालात कैसे हैं, अब भी कैसे हैं। तो इनमें से जो थोड़े से पढ़े लिखे होते थे जी। और जाहिर है कि उनको एक उम्मीद नज़र आती थी इनकलाब में, जिसको सुर्ख सवेरा कहा जाता था, उसको फीड भी किया जाता था, फिर पोइट्री के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए। चुनाचे बहुत कमिटेड लोग होते थे और इनमें से कुछ के बच्चे भी बाहर सोवियत यूनियन गए, लेकिन ज़्यादातर सेल्फलेस थे। इन्होंने कुछ खाया कमाया नहीं और बल्कि हमेशा ज़ेर ताब रहे। और जो भी हुकूमत आती थी हमारे यहाँ, बड़े फ़ख्र से कहा जाता है, एक ज़माने में मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, कि फ़लाँ साहब सिंध में गए और उन्होंने वहाँ पे 150 कम्युनिस्टों को मारा। पता नहीं वो कम्युनिस्ट थे या नहीं थे, वो इतना ज़्यादा अताब नाज़िल हुआ। एक तुलू एक रिसाला था, रशियन एम्बेसी निकाल दी उर्दू में, कराची से निकलता था। उसका अगर आपने शुमारा मंगा लिया है ना, तो CID सारी उम्र आप पे पीछे है। इस किस्म का सिलसिला था। बल्कि जो इंटरेस्टिंग है बात कि वो तुलू मैं तो पढ़ता था, क्योंकि यहाँ से मिल जाता था, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस से। उसमें सोवियत यूनियन की भी बातें होती थी और भी होती थी, हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसमें मैंने एक तस्वीर देखी, उसमें उसके ऊपर था कि मास्को में उर्दू। अच्छा। तो तस्वीर में मैंने देखा कि एक बहुत खुश शक्ल खातून है, गाले बाले वाली, और रशियन स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो एक किताब पढ़ा रही हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, हम जो किताब पढ़ रहे हैं इसका नाम निकले तेरी तलाश में। और उसका वो मेरे, तो आप समझ सकते हैं कि एक नौखेज़ आथर जो और सोवियत यूनियन के रसाले में उसकी किताब की तस्वीर हो, तो पहली मरतबा मुझे वहाँ से इल्म हुआ कि वहाँ पढ़ाई जा रही। चुनाचे फिर मैंने उनको ख़त लिखा, फिर उन्होंने मुझे तस्वीरें भी भेजी। और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि पिछले 30-35 साल से वहाँ पे वो मेरे कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उसकी बेस पे मैं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया लेक्चर्स के लिए 1 माह के लिए। तो वही बात कि ये अगेन ये सोवियत यूनियन के ज़मानों की बात है, जब जो लिटरेचर था उसको प्रोपोगेट किया जाता, दुनिया भर का लिटरेचर और अफ्रीकन लिटरेचर। वहाँ पे आप सोवियत यूनियन में आप देख सकते हैं दुनिया भर का लिटरेचर अवेलेबल था, तो क्योंकि ऑफिशियल पॉलिसी यही थी। नाज़रीन, आप देख रहे थे निकले तेरी तलाश में। मौजूद गुफ्तगू जो था वो ग़ज़ाल शब था। ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल नावल है। और इसके अलावा जो है तार साहब से बहुत सारे सवालात हम पूछ चुके हैं इस नावल के हवाले से, अभी भी कुछ सवालात हैं जो रहते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए हैं, कुछ इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे। IMF जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया है, बेहतरी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और 10 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा है। मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना सागदार की क़यादत में जो हुकूमती वफ़द है उसने गुज़िश्ता रोज़ IMF मिशन से मुलाकात की है। मौशी सूरत हाल और शरह मुबादला पर बात की जाए, इस्तेहकाम के हवाले से बात की जाए, इकोनॉमी की बेहतरी के लिए बात की जाए। जो इक़दाम उठाए गए हैं हुकूमत की जानिब से उनको आगाह किया गया है। मगर IMF ने प्रोग्राम की बहाली के लिए मुतालबात की लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने रख दी है। ज़राए के मुताबिक IMF ने बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म करने और FBR की तरफ से 7,470 रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ हर साल में पूरा करने का मुतालबा किया है। हर हाल में पूरा करने का मुतालबा किया। अच्छा, दूसरी जानिब वैसे जो रीसेंट फिगर्स हैं उसमें तो FBR नाकाम रहा है इस SMI के अंदर अपने टारगेट्स को चेस करने में, लेकिन FBR कह रहा है कि हम ये पूरा कर लेंगे हदफ अगले माली साल के मुकम्मल होने तक, मौजूदा माली साल के मुकम्मल होने तक। अच्छा जी, इसके अलावा जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जे हैं, इसमें खातिर खा कमी लाने का IMF कह रहा है, वसूली तौर पर ठीक कह रहा है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 रुपये वसूली का हदफ पूरा करने के समेत दीगर जो माली इस्लाहात हैं इस पर भी जोर दिया है, यानी कि पेट्रोल बढ़ाएं, ये कह रहा है IMF दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत। ताहम हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी तो कराई है, लेकिन मजीद वक्त मांगता है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी, जबकि बल्कि बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक के पास हमारे कुछ फंड्स हैं वो भी जारी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हमारी जो वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद हमारी इकॉनमी है उसका सांस खुद से बहाल होने लगेगा। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद, वेरी पर्टिनेंट नेम इन इकॉनमी, उनसे हम ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके फेलोज बहुत सारे
from IMF. They're in the capital city and vibe कैसी है, आप कैसा देख रहे हैं इस वक्त जो बातचीत हुई है? दो के जितनी भी ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, वी ऑलवेज से कि ये रेफर करती हैं एक अच्छी इकोनॉमी के लिए कि आपका एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सर्कमस्टेंसेज हैं दे डोंट सपोर्ट कि हम इस तरह के मेजर्स लें, और फिर हमारी इतनी जैसे कहते हैं ना साह भी नहीं है इस वक्त हुकूमत के अंदर। तो हाउ यू सी जी जिस तरह की डिमांड्स IMF ने रखी हैं, हम किस हद तक कर पाएंगे इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ठीक इंट्रोडक्शन रखा है सामने, इसलिए कि ये पर्टिनेंट है कि जो इस वक्त एडजस्टमेंट्स हैं जिनको आम लफ्ज़ में हम कहते हैं शरायत हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे शॉर्टफॉल ज़्यादा हैं। अभी एक शॉर्टफॉल का फॉर एग्जांपल आपको जिक्र करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। हमने बजट में दिया हुआ है कि हम मार्कअप की मद में 3,950 अरब देंगे, एक्चुअल में ये 4,900 अरब के करीब चला जाएगा। 1,000 अरब का तो यहीं पे हमें एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए। फिर आपने सही PDL की मद यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट में शॉर्टफॉल है, इस वक्त 214 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जो FDR में है। अगर यही लेके चलें तो ये एक शॉर्टफॉल है। फिर हमने प्रोविंशियल सरप्लस 750 अरब की रखी है इसमें। सो एक तो ये फिजिकल शॉर्टफॉल्स हैं जिसमें एक टैक्स लगाकर हमने पूरा करना है। कमाल ये है कि वो टैक्स का बर्डन कहाँ आना है, वो फ्लड लेवी किस पे लगनी है, वो हमने अगर टैक्स करना है प्रॉपर्टी को तो कैसे करना है। हमने अगर कमर्शियल बैंक्स जिन्होंने एक अच्छा खातिर खा मुनाफा कमाया ड्यूरिंग दी जब ये रुपये की कीमत में रद्दोबदल हो रहा था, तो उसको कैसे टैक्स करना है। तो असल कमाल हुकूमत का कॉम्पिटेंस लेवल ये दिखाना है कि गरीब आदमी पे टैक्स ना पड़े। बिजली की कीमत का अनफॉर्चुनेटली कोई शॉर्ट टर्म चीज है नहीं है, क्योंकि तकरीबन मैं वो देख रहा था जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है, आप हैरान होंगे कि इस साल 950 अरब रुपए का बिल्डअप दिखाई दे रहा है। आई मीन ये माइंड बॉगलिंग फिगर है। आई मीन 950 अरब रुपया एक माइंड बॉगलिंग फिगर है। सो इसको अब हैंडल करना है। अब मतलब अगर मैं आज ये IMF को कहता, अगर मैं भी निगोशिएट कर रहा होता, इतनी दफा किया है, तो मैं कहता कि जी मैं बिजली की एफिशिएंसी बढ़ा दूंगा, आप यकीन करें दैट वुड बी हार्ड टू सेल, बिकॉज वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको भी मालूम है कि ये आप एक दिन में तो नहीं कर सकते, एक महीने नहीं कर सकते, आप ये 6 महीने में जाके कुछ करें तो हमें तो रिजल्ट्स आ। सो बिजली की कीमत में खातिर खा तब्दीली जो है, जो मेरा ख्याल है कहीं वेरी करेगी 5, 5.5 रुपए और 10 रुपए के दरमियान, ये तो आपको दिखाई देगी, ये करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर खाकान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जिस तरह से अभी आप ये सारी जो हमें बातें बता रहे हैं, ऑब्वियसली IMF के साथ मुज़ाकरात और हुकूमत का इसके लिए टाइम मांगना इस बात का सबूत है कि हुकूमत अभी टाइम बाय करना चाहती है मजीद, क्योंकि जिस तरह के हम इक़दामात के हवाले से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, एकदम से उनको करना वही बात कि एक पॉलिटिकल साइड पे भी उनके लिए एक्सेप्टेबल शायद नहीं है। लेकिन IMF की शराइत के बाद जो हालात होने वाले हैं, उसके लिए आपको लगता है हुकूमत के पास कोई काउंटर प्लान है? सर मेरा एक तो ये है कि हमें मैंने कल भी रात को ये कहा और मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें 9 फरवरी को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किए बगैर IMF को वापस नहीं भेजना चाहिए। ये मेरी कंसर्टेड सही, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम श्रीलंका और घाना की तरफ जाएंगे, और हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते। $3.5 अरब के ज़खायर जो हैं वो वीक्स में ख़त्म हो जाएंगे, और आप एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैलेंज की बजाय एक क्राइसिस में चले जाएंगे, और वो क्राइसिस में सप्लाई शॉर्टफॉल्स होंगी। मैं ये लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, बिजली आएगी नहीं। वीट की कीमत अभी आपने देखा 65 से 150 हुई जैसे ही आटा शॉर्टफॉल में आया। चिकन में भी यही हुआ। इस वक्त भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की LCs खोलना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी सी राशनिंग मेरा ख्याल है हो रही है अपने तई जो कर रहे हैं हमारे पेट्रोल पंप। बिल्कुल ये ना कीजिए। इस वक्त IMF से आपको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किए बगैर हमें उठना ही नहीं चाहिए, और सारी फोर्सेस को ऑल अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, जुडिशरी, द एस्टैब्लिशमेंट, इसको श्योर होना चाहिए इस चीज पे। मैंने दोनों प्रोग्राम्स पाकिस्तान के किए हैं, कई ममालिक को हेल्प किया है। प्लीज आप ये देखिए, आप दोनों हैरान होंगे, IMF को 30 जनवरी को साइन किया है बांग्लादेश ने $34 अरब के ज़खायर के साथ। बिल्कुल, क्या मतलब बाकी दुनिया ये समझ, और उसका फर्क देखिए, और श्रीलंका और घाना को देखिए, आप दरमियान में खड़े हैं।
इट इज अप टू यू। लेकिन इसमें दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो फाइनेंशियल सर्कल्स के अंदर ये जो ओपिनियन आप दे रहे हैं, एक वेल इन टच्ड माहिर मईशत हैं, तो आपका क्या, आपकी खबरें क्या हैं, अपडेट्स क्या हैं कि किन खतूत पे सोच रहे हैं? चूंकि स्टिल दैट स्टेटमेंट हॉन्ट्स मी जो कि इसाक डार साहब ने एक टॉक शो के अंदर दी थी, व्हाइल सेइंग कि आई डोंट केयर और मैं अरेंज कर लूंगा, और मेरे ख्याल में उस स्टेटमेंट की वजह से पाकिस्तान को बड़ी हैवी प्राइस देनी पड़ी है। मैं इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहा इसाक डार साहब की, यकीनी तौर पे बीइंग पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर, और हर फाइनेंस मिनिस्टर ये चाहता है कि मईशत बेहतरी की जानिब जाए, बट ओबियसली अल्टीमेटली हमारे इक़दामात मैटर करते हैं कि हम वो क्या ले रहे हैं। तो क्योंकि इसाक डार साहब ही हमारी तरफ से जो चेयर है उसके ऊपर बैठे हुए हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट और खबरें क्या हैं आपके पास? हुकूमत पाकिस्तान क्या मिनोअन जा रही है इसके ऊपर, या स्टिल वी आर निगोशिएटिंग और ऐसा निगोशिएशन हो रहा है कि शायद मामलात खटाई में भी पड़ सकते हैं? देखिए, लेट्स एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपने 35 रुपए पेट्रोल में बढ़ाया, उसमें आपने 35 रुपए डीजल में बढ़ाया, आपने पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी को भी 5 रुपए डीजल में उसमें बढ़ाया, आपने रुपए की कदर को थोड़ा सा ये जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली संभाला हुआ था उसको छोड़ा। ये दोनों एक्शंस आपको स्पीक करते हैं कि अथॉरिटीज आर नाउ फुली ऑन बोर्ड कि हमें मूव करना है ऑन द रिफॉर्म्स जो हमने IMF के साथ एग्री किए हुए हैं। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी ये बात हो चुकी है और ये एक कंसेंसस है। मेरे ख्याल है ऑपोजिशन भी ये समझती है। आई थिंक वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। पर अभी भी एक दिल में ये ख्वाहिश तो होती है कि अगर बिजली 7.5 की बजाय 5.5 पे स्टैगरिंग कुछ की जा सकती है। एक पाकिस्तान के पास ये याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि अभी ट्रम्प कार्ड्स खत्म हो गए हैं। फ्लड्स की जो हिट है वो आपका ट्रम्प कार्ड है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपकी मईशत 2-2.5% पे ग्रो कर रही थी, IMF ने खुद कहा कि मईशत 3.5% पे ग्रो करेगी। 29 अगस्त को IMF ने कहा। अगर आज मैं ये कह रहा हूं IMF को कि मेरी मईशत तो अब 0 से लेके 2% के अंदर आ गई है, क्या मेरा इसमें कसूर है? नहीं है। इसमें किसका कसूर है? एक आंगहानी आफत पाकिस्तान पे आई। मुझे कुछ एडजस्टर दीजिए, मुझे कुछ रूम दीजिए। ये है वो रूम जो IMF से नेगोशिएट करना है और इसमें कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम। सो डॉक्टर साहब, हमने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी तो नहीं है ना अपनी टैक्स कलेक्शन को लेकर। पिछली हुकूमत दावा करती रही 8,000 अरब तक टैक्स कलेक्ट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, वैसे FBR करता रहा है, अपने टारगेट्स को मीट किया है FBR ने। लेकिन दूसरी जानिब हम अगर सब्सिडी खत्म करते हैं अपनी बरामदात की खातिर, ऑलरेडी हमारी जो बरामदात हैं वो कॉस्ट कंपेटिटिव नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे वो बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स हैं या वियतनाम की हैं या किसी दूसरे मुल्क की हैं, हम तो मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी ऑलरेडी बिजली की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, फिर हम सब्सिडीज भी खत्म कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम वो तो एक खिड़की बंद ही कर देंगे अपने लिए जो ज़र मुबादला की है? और FDIs ऑलरेडी हमने माशाल्लाह माशी सूरत हाल और फिर सिक्योरिटी क्लब हो रही है, तो उसमें कुछ ऐसे मामलात नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें कि कोई FDIs आ जाएंगी। तो फिर हमारे लिए ऑल्टरनेटिव कोई प्लान इसका भी है IMF के अलावा जो कल हमें कुछ पैसे जनरेट करके दे मुल्क में? देखिए ना, ये एग्जैक्ट गुफ्तगू अगर आप IMF के सामने बैठे होते तो आपको IMF को ये कह देना चाहिए। This is what I used to do। मैं उनके सामने एक ऑनेस्ट ओपिनियन रख देता कि देखिए मेरे पास कंपेटिटिवनेस वीक है मेरी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं कंपेटिटिवनेस बेहतर कर दूंगा। पर IMF फिर आपसे पूछता कि आपको कंपेटिटिवनेस बेहतर करने के लिए इंडस्ट्री की भी और अपनी बिजली की भी क्या प्लान है? तो मैं उनको कहता कि मैं डिस्कोस को बेच दूंगा, मैं उन्हें कहता कि हम पॉलिसी ऐसी करेंगे। Dr. we lost the connection. Can you hear us? Dr. Hakan? I think his internet is gone. लगता है कोशिश करें, बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो रही है। हाँ जी डॉक्टर साहब वहीं से प्लीज, क्या आप IMF के सामने ये बात करते, यहाँ से लिंक कीजिएगा। बिल्कुल, देखें जो आपने बात की है, मैं IMF के सामने एग्जैक्टली यही बात रखता कि आज जहां पे मैं खड़ा हूं अपने मुल्क को चलाते हुए, मैंने नई कंपेटिटिवनेस बनाई अपनी एनर्जी सेक्टर की और उसकी वजह से मेरे लाइन लॉसेस ज्यादा हैं। मेरी बिजली के जो यूनिट्स हैं वो सारे सरकार में चल रहे हैं, मेरे डिस्कोस जो हैं वो सरकार में हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं अगले 1 साल में अपने 2 डिस्कोस बेच दूंगा और मैं उनसे एग्री करता, मैं उनसे कहता कि मैं बिजली के नर्ख बढ़ाने को तैयार हूं स्टैगर्ड मानी में। और अगर आप ये प्लान उनके सामने रख देते और ऑनेस्ट हो जाते कि मैं अगर एकदम ये पास करूंगा तो मेरी जो एक्सपोर्ट्स अभी ऑलरेडी 200-300 मिलियन डॉलर कम हुई हैं वो और गिर जाएंगी और हम एक और चैलेंज में चले जाएंगे। सो हियर आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि यार दे नो द नंबर्स एज वी नो द नंबर्स, सो लेट्स पुट ऑन द टेबल ऑनेस्टली। आपने जो कहा ना वो बहुत ठीक कहा। आप उनको ये 2 चीजें कही, मुझे अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव करना है, मैं मानता हूं अपने रेगुलेशन, मैंने अपनी एनर्जी सेक्टर को एफिशिएंट करना है, मैं मानता हूं, मुझे वक्त दीजिए, इस वक्त में जो मिनिमम से हम गुजारा कर सकते हैं वो कर दीजिए। आई एम टेलिंग यू कि वो भी इंसान हमारी तरह के ही हैं
और वो फ्लड्स को देखते हुए, वो पाकिस्तान के 8 करोड़ अवाम की पावर देखते हुए they would understand. अच्छा डॉक्टर खकान, ये तो IMF की अंडरस्टैंडिंग है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हुकूमत पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी उतना खुल के नहीं बताती। हम एकदम से आते हैं, डिसीजंस लेते हैं, आवाम के ऊपर डाल देते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि अनसर्टिनिटी आती है। और जिस तरह से आपने पेट्रोल के हवाले से बात की, दीगर चीज़ों के हवाले से, आटे की बात की, चीनी की बात की, ये सारी चीज़ें, उसका इम्पैक्ट होता है जब एक पब्लिक के अंदर अनसर्टिनिटी आती है। डॉलर को भी हमने देखा था, डॉलर के मामले में भी यही हुआ और उसका हमें नुकसान ही हुआ। अब IMF आ गया, अगर ये कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद पब्लिक को एतमाद में लेके इस तरह के डिसीजंस बताना और उसके बाद आवाम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना, चाहे हम दीगर चीज़ों की या हम एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कंपल्जन होगी पाकिस्तानी आवाम के लिए। इसको आप किस तरह से कमेंट करेंगे इस पे? अर्मिला, इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान लीडरशिप शुड कम क्लीन विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसका क्या मतलब है? आप बताइए कि 2 दिहाइयों से हम 10% टैक्स टू GDP पे हैं, हमारे जो अखराजात हैं वो 22% ऑफ GDP हैं, ये जो 12% है ये हम बोरो करते हैं और हम अपना डेट बढ़ाते हैं। अब आप अवाम को कहिए कि अवाम फैसला करें कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना है, रिटेलर पर टैक्स लगाना है, इनहेरिटेंस पर टैक्स लगाना है, टैक्स की मराद जो 2000 अरब दी हुई है ये विड्रॉ करनी है कि नहीं करनी। अब दिस इज द काइंड ऑफ ऑनेस्ट डायलॉग पाकिस्तान मस्ट हैव विद पाकिस्तानीज। ये मैं कहता हूँ, इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट इज अबाउट पाकिस्तानीज। आप उनको ऑनेस्टली जब ये कहेंगे कि ये हालात है, अगर हम ये कहते रहेंगे कि देखें हमने ये कमेटी बना दी, हमने जी, सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसरन कथा कलामी की इजाजत, वक्त कम है, क्या देख रहे हैं आप? रिजल्ट ओरिएंटेड देख रहे हैं आप अब तक जो डेवलपमेंट है या जिस तरह की सिचुएशन है, या हमारे पास जो IMF को बताने के लिए हैं फैक्ट्स, उसको लेकर? देखें, आई थिंक IMF के पास ये नंबर जो है, उनके जो 10-11 लड़के हैं वो PhD होते हैं और मेरी तरह वो एक सब्जेक्ट को बैठे सारा वक्त पाकिस्तान पे काम करें। अब आप ये सोचिए कि कॉम्पिटेंस लेवल उनका क्या होगा जब वो आपसे बात करने आएंगे। कॉम्पिटेंटली इस बात को कीजिए, ऑनेस्टली जो चीजें वो नंबर्स उनको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। जो फ्लड आपका ट्रम्प कार्ड है उसको इस्तेमाल कीजिए, 8 करोड़ अवाम की जो पॉवर्टी लेवल है उसको इस्तेमाल कीजिए। इनकम सपोर्ट में जो जीत सकते हैं 360 अरब पे खड़ा है, बेस्ट एहसास जो कहना चाहें उसको बढ़वाइए। फ्लड के 400 अरब लीजिए, बाकी जो फैसले हैं मुझ पे बोझ डालिए, पेट्रोल का भी, बिजली का भी और गैस का भी, और आगे बढ़िए। विन विन। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एज ऑलवेज, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर रिजल्ट सामने आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। अब कुछ म्यूजिक की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर एक बैंड है जिसके बड़े चर्चे हैं और वो 5 नौजवानों पर मुश्तमिल एक बैंड है और ये रावलपिंडी आर्ट काउंसिल समेत मुख्तलिफ जगहों रेस्टोरेंट्स पे अपने सुर बिखेरते नजर आते हैं। सूफी म्यूजिक तो करते हैं लेकिन साथ साथ पॉप म्यूजिक के को भी परसू कर रहे हैं, साथ साथ ये मुख्तलिफ जगहों पे सवारे से भी परफॉर्म करते हैं। जी, इनका नाम है बर्बाद बैंड। ये नाम थोड़ा मैंने नहीं रखा, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को देख के रखा है, पता नहीं इन्होंने मुल्क के हालात को देख के रखा, क्या रखा है। बर्बाद है। तो बर्बाद बैंड जी हमारे साथ मौजूद है। इनके बैंड मेंबर्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास 4 बैंड मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं। हमजा अली है, शुएब अहमद है, उसके साथ साथ एहतशाम मलिक है और राशिद महमूद है। चारों को हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच बॉयज, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले इस नाम का जो वजह जानना चाहूंगी, सबसे ज्यादा किसका ये बर्बाद नाम आपने क्या सोच के और क्यों रखा, प्लीज बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली इस म्यूजिक की ना स्ट्रगल काफी हार्ड होती है, तो जब हम स्ट्रगल कर रहे थे ना, ये चीज हमारे माइंड में है कि यार क्या नाम रखें बैंड का। तो जब हम चारों पांचों ने मिलके यही सोचा कि यार बर्बाद जरा बेस्ट रहेगा, तो यही था कि हम बर्बाद को लेके चले। अच्छा, तो अब आप जो है ना वो म्यूजिक तो आपका बर्बाद नहीं है, म्यूजिक तो आपका बहुत ही अच्छा है, म्यूजिक तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये बताइए कि बैंड ही क्यों यार? लोग तो सोलो आर्टिस्ट होते हैं आजकल, बैंड्स का इतना कल्चर नहीं रहा पाकिस्तान में, तो व्हाई अ बैंड? जी बिल्कुल, असल में हम जो है ना डिफरेंट जॉनरा से हैं, कोई क्लासिकल है, कोई फोक है, कोई रॉक टाइप गाते हैं। तो हमने मिल के जो है ना एक नया वोकल जो है ना बनाने की कोशिश की है। आप चारों वोकलिस्ट हैं, तो इसी वजह से हम मिल के जो है ना गाते हैं। जी, हम सब वोकलिस्ट हैं। चलिए फिर कुछ सुना दें हमें, कुछ सुबह सुबह हम सुन लेते हैं आपसे।
हम लोग हमारी कोशिश होती है हम जहाँ भी परफॉर्म करें तो कोई कलाम हो जाए जिसे हम लोग स्टार्टिंग में वही सुनाते हैं आपको। सुनाइए जी, सुनाइए। हाँ। बर्बाद बैंड। बिस्मिल्लाह हम दो सना रब्बे जुलजलाल की करे दो करम मौला करे दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम करे दो करम मौला करे दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम बिखरे हुए शर्मसार हैं हम रहमत के तलबगार हैं हम वास्ता नबी का मौला रख लो बरम करे दो करम मौला करे दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम करे दो करम मौला करे दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। देने वाला तू बड़ा है हम तुझे से मांगते हैं करता है तू ही अता मुश्किलों के कर कुशा गम से दे हमें रिहाई इतनी सी है इल्तिजा बिखरे हुए शर्मसार हैं हम रहमत के तलबगार हैं हम वास्ता नबी का मौला रख लो बरम करे दो करम मौला करे दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम करे दो करम मौला करे दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। यार क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत। वैसे हमारी ख्वाहिश थी और आप सुनने के बाद तो हमारा और दिल कर रहा है कि आप लाहौर स्टूडियोज में होते और हम लाइव म्यूजिक सुनते, क्योंकि ऑब्वियसली आवाज डिले आती है, क्वालिटी में फर्क पड़ता है, बट स्टिल बहुत जबरदस्त। अच्छा ये बताइए आप चारों इकट्ठे कैसे हुए एक बैंड में? मतलब क्लास फेलोज थे, दोस्त थे और चारों ही माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। सो ये कोइंसिडेंस था या कोई प्लान्ड आपने इसको ग्रुप बैंड जो बनाया इसको? बेसिकली हम लोग सब दोस्त थे, बैठते थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसको बैंड बनाया जाए। लोग बड़ा एंजॉय करते थे जहाँ भी सुनते थे हमें, तो हम सब ने सोचा कि ये बैंड बनाए और नाम भी हम सब की मतलब हम सब ने बैठ के डिस्कस किया कि नाम क्या रखें। तो बस ये बर्बाद फिर ज़हन में आया तो हमने सोचा बस आप लोग सारे ही सुरीले हैं, हम भी ऐसे वाला बर्बाद बहुत ही जबरदस्त और सारे ही माशाल्लाह सुर में और बहुत ही जबरदस्त, बहुत मजा आ गया हमें। मैं कहता हूँ कि हम बस दिल करता है आपको सुने यार, बर्बाद और सुनाए कुछ यार हमें प्लीज। कौन सा आइटम अखियां तेरी दीद दी पनाह चाहिए, अखियां तेरी दीद दी पनाह चाहिए, मैं इश्क ते ले आए मैनू वफा चाहिए, अखियां तेरी दीद दी पनाह चाहिए, तेरे लिए मैं पावा किंज समझावा पीड़े दिन लब ना पावा, मैं बोला किताब केड़ी मैं इश्क ते ले आए मैनू वफा चाहिए,
बना चाहिए अखियां नू दीद तेरी जे मिल जावे चैन चैन आवे अखियां नू दीद तेरी जे मिल जावे चैन चैन आवे सजा मिली है बेवजह वजह चाहिए क्या बात है भी, क्या बात है। अखियां नू तेरी दीद दी बना चाहिए। ब्रिलियंट बॉयज, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। इतना अच्छा इतनी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन बहुत कम होती है। लगता है सारों के दिल दुखे हुए हैं और बहुत गहरी लगी है। ये हमारा यूनिवर्सल सवाल है, जो भी सिंगर हमारे पास आता है और दुखी गाना गाता है, हम पूछते हैं जी किसने दिल तोड़ा है। अब आप चारों बता दें बारी बारी, आपके दिल टूटे हैं सिंगर साहब ने गाया है, वो भी आपके दोस्त है, उनसे भी आपने पूछा? जी, सितार खालिद का ये गाना है। उनसे पूछा आपने? रोज पूछती हूं, उनकी आवाज में बड़ा दर्द आता है। अच्छा, तो बॉयज कुछ भी कहना चाहें आप अपनी म्यूजिक को लेकर, अपने फॉलोअर्स, अपने फैंस जो आपको, और लोग बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो पहली दफा आपको देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा पेज है बर्बाद ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पे, आप प्लीज सब उसको फॉलो करें। जी नाजरीन सब बर्बाद को फॉलो करें। हमें सॉरी बट वी आर एक्चुअली एंजॉयिंग दिस वर्ड बर्बाद, तो हम इसको हर बात में बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन यार बहुत अच्छा, मतलब इतना हमारी हफ्ते में 1-2 वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो वो नया आपको जो है ना कुछ सुनने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा गाना था सोशल मीडिया पे जिससे आपको एक क्लिक मिला या वायरल हुआ, वो कुछ सुनाए हमें, ऐसा क्या था जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया? Welcome back. I think we are live, yes? हाँ, we are live, yes. Okay जी, सुमीत के साथ ये हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, हमने कहा जरा उनके एजाज़ात भी मंगवा लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं भाई, अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, इंस्पिरेशनल होते हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज तो ऐसी होती हैं कि वो आपको यकीन नहीं आता सुन के और आप मुतासिर हुए बिना रह नहीं सकते। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्हें डॉक्टर्स ने बीमारी की वजह से इनकार कर दिया। उनकी जो बीमारी थी इट वॉज ऑन 3rd स्टेज। वो एक्सप्लेन करेंगे बीमारी क्या थी। आखिरी बार बकौल उनके घर वालों को मिलने जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिसे जिन्नू अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे। अस्पताल को इन्होंने छोड़ा और फिर इन्होंने बॉडी बिल्डिंग करना शुरू की, अपनी तनसाजी करना शुरू की। नाउ ही हैज़ प्लेड 3 चैम्पियनशिप्स। अपनी उस मौत के मुंह से वापस आए हैं, अल्लाह इनको लेकर आया, उनकी डिटर्मिनेशन। नाम इनका शिराज खान है और रिसेंटली थाईलैंड में होने वाले नेशनल बॉडी बिल्डिंग यूनियन इंटरनेशनल मुकाबले में 45 ममालिक में से इन्होंने फतह भी हासिल की है। सो अब ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसे शुरू हुई, हम यही बात कर लेते हैं। शराज वेलकम और खुशामदीद बहुत बहुत आपको। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है डेफिनेटली आपकी। हम जरूर चाहेंगे कि आप अपना ये जो मुश्किल जर्नी है हमारे साथ जरूर शेयर करें और जो चैंपियनशिप जीती है इसके हवाले से भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। मैं आपको बताता चलता हूँ कि बेसिकली कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 3.5 साल पहले मुझे कुछ इश्यूज थे, जिसमें से स्टमक का एक मेजर इशू था, जिसमें एक लार्ज हर्निया था स्टमक पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेहनत और कुछ अल्लाह ताला की इसमें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर फेवर थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके नाउ। तो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मिस्टर लाहौर और नेशनल चैंपियनशिप। बीमारी क्या हुई? ये बेसिकली स्टमक की एक बीमारी होती है जिसमें गैस्ट्रो रिफ्लक्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह होती है स्टमक के अंदर हर्निया हो जाता है। और इसकी भी यूजली 3 कंडीशंस होती है जो कि मुझे बताया गया था। एक माइल्ड होती है, एक मिड स्टेज होती है, एक लार्ज हो जाती है। तो इंडोस्कोपी के बाद जो डॉक्टर ने मुझे बताया था वो लार्ज हर्निया था, मतलब कि आपकी स्टमक का जो हिस्सा होता है खुराक की नाली में आ चुका होता है। तो जिसकी मेरी जो आप कहें कि सबसे जो बुरी सूरत हाल थी वो ये थी कि पानी भी पीऊँ तो वो भी वापस आ जाता था, यानी खुराक में नहीं ले पाता, डाइजेस्ट नहीं होता था। पहले तो ये था ना, कुछ भी खाएं आपको रिफ्लेक्स कर रहे हैं, आपके वापस आ रहे हैं, मतलब बेकार वगैरह जिस तरह आ जाता है। सर ये हुआ कैसे फिर? आई मीन आपका पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, देन यू गो टू द बॉडी बिल्डिंग, उसमें आपको बड़ी हैवी खुराक प्रोटीन। जी बिल्कुल ऐसी। तो हाउ डिड यू टेक दिस रिस्क एंड हाउ इट स्टार्टेड वर्किंग? ये कैसे होना शुरू हुआ फिर? सर इसकी मेजर चीज़ जो मुझे समझ आई, लाइक मैं ये तो नहीं कह सकता कि सबकी इस तरह ठीक हो सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेहतर किया। लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, दैट्स लाइफस्टाइल। तो बेसिकली मुझे एक इशू था जो कि स्टमक का था, जो कि नॉर्मली हर किसी को हो जाता है, कुछ भी खाएं तो रिफ्लेक्सिंग हो रही है, बिकारें आ रही हैं। तो उसके बावजूद मैंने अपनी खुराक को हाई रखा।
तो हाई रखने के बाद मेरा वेट 120 पे चला गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो वेट 120 पे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मतलब मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होना शुरू होगी। बहुत सारे डॉक्टर्स को चेक करवाया, तकरीबन 10 साल मैं तकरीबन दुबई में भी रहा हूँ, एमिरेट्स में भी, वहाँ पे डिफरेंट डॉक्टर्स को चेक करवाया लेकिन उनको मतलब नहीं हुआ, मेडिसिन से नहीं हुआ। तो पाकिस्तान आके प्रोफेसर्स को, काफ़ी सारे प्रोफेसर्स को चेक करवाया और ड्यूरिंग जॉब में जाता था अपने चेक करवाने, और जब मुझे डॉक्टर ने बता दिया, उनको कुछ डाउट भी था कि मतलब खुदा न खासा कैंसर भी हो सकता है इस पर ना कुछ, तो इस पे ये होता था कि मैं अपनी जॉब करता था, जॉब से डायरेक्टली प्रोफेसर साहब को चेक करवा के वापस आना और घर में किसी को ये नहीं बताया हुआ था, ना अपनी पेरेंट्स को ना मिसिस को, फैमिली जो नहीं। हम क्लीन शेव पिक्चर देख रहे हैं, आप हैं जी बिल्कुल। वो जरा दोबारा प्ले करें जी, जरा दोबारा दिखाएं वो पिक्चर, हम ये देखें जी, ये इससे पहले वाली, ये तो खैर इनकी तनसाजी के बाद की जो बेड के ऊपर नौजवान थे जी, इसमें फूला हुआ जी, इसमें मेरा ओवरवेट हो चुका हुआ था, जो कितना पे यहाँ पे 120, ये जो इसके बाद मेरा और भी हाई हुआ था, इसमें अप्रॉक्स आई वाज लाइक अप्रॉक्स 115 और 110, इसमें मजीद हाई। शराज, ये तो हो गया, आपने इसको अपनी बीमारी को आड़े नहीं आने दिया, उसके बाद आपका ये शौक था बॉडी बिल्डिंग जिसको आपने परस्यू किया, उसमें आपने अपनी हेल्थ के साथ साथ इतनी चैंपियनशिप्स जो जीती हैं, अपनी ट्रेनिंग, अपनी लाइफ पैटर्न, ये कैसे मुमकिन हुआ? जी देखें, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ। देखिए लेट्स सपोज अगर एक बहुत ज्यादा बंदा फैटी बंदा है ना, उसके बहुत सारे शौक वैसे ही मर जाते हैं। हाँ। लेट्स सपोज देखिए ना, मेरे पास अगर एक ही कोई आउटफिट है, दिल की बात की जी ऐसी है मैंने हमारे जज्बात की तर्जुमानी कर दी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी होता है। बंदा कहता है यार अब क्या है, अब तो कुछ नहीं रहा जिंदगी, यानी माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे, आई एम लाइक 36, ठीक है, तो जिस एज में लोग इसको छोड़ते हैं मैंने उस एज में स्टार्ट किया है बेसिकली। तो कहने का मतलब ये, अगर मिसेस अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वो कहते हैं आप अपने कोई कपड़े ले आए, मैं कहता हूँ नहीं वो पुराने पड़े ना, शादी के वही पहन लूंगा, अपनी शादी के पड़े वही पहन लूंगा, मतलब। लेकिन जब आपके अंदर एक लाइफस्टाइल की वजह से कुछ चेंजिंग आती है ना, तो आपके आउटफिट्स का शौक भी स्टार्ट लिविंग जी बिल्कुल। और ऑनेस्टली स्पीकिंग तो देखिए ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल भी देता हूँ, वो ये होती है, हम किसी शॉपिंग मॉल्स में आते हैं, डमीज में हमें बड़ी टी शर्ट्स अच्छी लग रही होती है, पहनते तो नहीं अच्छी लगती अपने ऊपर, तो थिंग इज अपने आप एक मॉडल बनाए, तो आपको एक सड़क पे रखी हुई टी शर्ट भी आपके ऊपर अच्छी लगती है यार। बहुत अच्छी स्टोरी है, बातें भी बहुत अच्छी है, वक्त हमारे पास कम है जी, यू आर अ चैंपियन, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मिल, बस रुकिएगा नहीं, अल्लाह आपको सेहत भी दे और जिंदगी भी दे, ताकि आप और अचीवमेंट्स करें, और बड़ी जबरदस्त स्टोरी है भाई। जहाँ पे भी लाइफ आपको ये कह रही हो ना कि आप बस आप वहां से करें जिंदगी, मैं यहाँ से शुरू करूंगा। शराज, इस चैंपियनशिप के हवाले से बता दें जिसमें आपने मेडल्स जीते हैं, थाईलैंड जो जी, ये थाईलैंड में 45 कंट्रीज की, यानी दूसरी कंट्रीज भी थे, उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जिसमें बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक और मैन फिजिक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 कैटेगरीज जीती थी, मैन फिजिक और डायनामिक फिजिक, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, और आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है डेफिनेटली। शराज से हमने आपकी मुलाकात करवाई, बीमारी हुई लेकिन उन्होंने उसको आड़े नहीं आने दिया, बल्कि भरपूर तरीके से मुकाबला किया और अपने पैशन। दिस इज व्हाट यू फाइंड ओनली एक्सप्रेस, हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिए।